हाँ वो जो डील हुई थी वो कितने की हुई थी, क्या प्राइस वो था 705 या 708 का कॉन्डो था, 708,000 का। एंड हाउ मच यू मेड फॉर द फर्स्ट टाइम? यार ये तो सीक्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। नहीं ऐसे नहीं, ये सब सीक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज आई एम नॉट आस्किंग द एक्चुअल सैलरी। वो एक याद रहती है ना कि पहली सैलरी मेरे हाथ में आया, पहला अमाउंट आया है जो हमारे हाथ में, वो हमेशा याद रहता है और बहुत यादगार चीज़ होती है। हाँ उसमें यार, उसमें 2.5% तो ऑलमोस्ट $15,000 की कमीशन थी उसके अंदर। नाइस। सेकंड स्टोरी यार, मैं आपको क्रेजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डील क्रेजी नहीं है, जिस तरीके से मेरे पास आई वो क्रेजी है। ओके ठीक है, मेरे को ना इंडिया से ना कुछ स्टूडेंट्स नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल का फ़ोन आया कि भैया हमें रेंट पे बेसमेंट चाहिए। तो यार अब वो कह रहे भैया हमें 1800 में 2 बेडरूम दिलवा दो, यहाँ कहीं पे भी, कुछ एरिया का नाम लिया था उन्होंने, फॉर रेंट। मैंने कहा यार तुम्हारे पास इनकम नहीं है, या इनकम अभी बहुत नए नए आए हो, 1800 में ढूंढ रहे हो, मैं नहीं दिलवा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं दे रहे अपने ना। तो आई लेट इट गो, मैंने कहा यार टाइम वेस्ट है, इनसे मेरे को बात नहीं करना, ऐसे सीन है, क्योंकि वो मेरे को सीरियस भी नहीं लग रहे थे फ़ोन पे। ओके तो 2-3 महीने चले गए, कुछ हुआ नहीं। उनका मुझे फिर लड़के का मैसेज आया कि भैया अब हम 4 लोग हो गए, हमें दिलवा दो। मैंने कहा यार क्या सीन चल रहा है, तुम 4 हो गए हो, तुम 3 हो गए हो, अब उसमें ट्विस्ट समझो। कह रहा भैया 2 हम अभी हैं, एक इंडिया से 1 महीने बाद आएगा और एक 2 महीने बाद आएगा, हम 4 को घर चाहिए। या मैंने कहा यार तुम्हारी जॉब होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हिस्ट्री ही नहीं है कनाडा में ना। Hi guys, welcome to another episode with the Untold Canada, powered by Canadian Wings, और मैं हूं आपका होस्ट मानस सहगल। एंड फॉर टुडेज एपिसोड वी हैव हरप्रीत जो कि एक रियल्टर है। एंड इस एपिसोड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई रियल्टर की जर्नी कैसी होती है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो हमको हेल्प करते हैं एक घर लेने में। आपसे पूछना चाहूँगा कि रियल्टर या रियल एस्टेट एजेंट्स होते क्या है एक्चुअल में यहाँ पर? तो यार होता है क्या है कि रियल्टर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स बाय डेफिनेशन सेम ही चीज़ है। Okay. ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो, जैसे आप इंडिया से मूव हो रहे हो, आपको यहाँ पे आके घर रेंट पे चाहिए। ठीक है, तो आप ट्राई करोगे कि आप अलग अलग वेबसाइट्स पे ट्राई करोगे, आप मल्टीपल लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करोगे ना कि मुझे कोई ना कोई घर रेंट पे दे दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपको हेल्प करता है एक पूरी चीज़ को सिस्टमाइज करने में। ठीक है, ही इज़ योर मेन, जो कहते हैं ना, एक सेंटर है जो जिससे आप हर चीज़ रीच आउट कर सकते हो। तो वो जो एजेंट है वो आपको घर ढूंढने में, पूरा पेपर वर्क प्रोसेसिंग में, इवन जो हम आजकल आपको पता है बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, रेंटल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किस टाइप के? कि लोग फेसबुक इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक इंक्वायरी में आपको वो बोलते हैं इज़ दिस हाउस स्टिल अवेलेबल, और क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों का क्या होता है कि वो जो फेसबुक जिसकी ऐड होती है सेलर की, वो बोलता है कि यू हैव टू गिव मी $500 डिपॉजिट, फिर हम आपकी यूनिट कंफर्म कर देंगे। और क्योंकि आप इतनी ज़्यादा नीड में होते हो ना, तो आप कहते हो यार चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं 500 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और नहीं मिल रहा, मेरे को एयरबीएनबी से मूव आउट करना है, मेरे को 2 दिन बचे हैं, आई एम अंडर सो मच प्रेशर, है ना। वो बंदा आप $500 उसको दे देते हो, और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हो चैट क्लोज हो जाती है। तो वहाँ पर वो $500 अपने $500 है, दे आर जस्ट स्पॉइल्ड आउट, नहीं मिल रहे, नहीं मिलने वाले। दूसरा चीज़ कहाँ पे होती है, दूसरा चीज़ स्कैम में ये होती है कि जो वो ऐड होती है वो मार्केट से इतनी सस्ती होती है दैट आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट डील। या एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें आपको चांस ही नहीं मिलेगा सोचने का कि नहीं यार इसमें कुछ फिशी भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट होगा ना, वो आपको हेल्प करता है ये सब चीज़ें अवॉइड करने में। और यही नहीं, जब आप घर खरीदते हो या घर बेचते हो, रियल्टर और रियल एस्टेट एजेंट कैन मेक और ब्रेक द होल ट्रांजैक्शन, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे आपकी जर्नी कैसी है, पूरी जर्नी में आप खुश थे कि टेंशन में थे। ठीक है, तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन रियल्टर और रियल एस्टेट एजेंट दोनों सेम ही है, बट वो एक इंटरमीडिएट होते हैं। हाँ, डायरेक्टली जो जिनका घर है उनके और जिसने लेना है उनके बीच में। सो वो चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली है कि एक जब घर सस्ता मिल रहा होता है तो आपको जब नीड भी होती है ना, तो आप डाउट में आते ही नहीं हो कि यार बहुत बिल्कुल सही घर मिल रहा है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे लिए, और हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई थिंक ये काफ़ी चीज़ ना स्टूडेंट्स के साथ भी होती है जो इंडिया से ही घर देख रहे होते हैं, एंड उनको भी लगता है कि यार जब जाएंगे और वहाँ पर जाके होटल में रुकना पड़ेगा, या आइदर यू हैव टू स्टे इन द B&B, सो इट्स बेटर टू लेट्स जस्ट पे ओवर हियर एंड गेट द हाउस डायरेक्टली। सो वहाँ पर भी आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट टेक है इस चीज़ पे। मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया मैं इंडिया से आ रहा हूँ, मुझे ढूंढ दो, मुझे घर ढूंढ दो, या मैं एज अ कपल मैं इंडिया से आ रहा हूँ, मुझे कुछ ढूंढ दो, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ आप यहाँ पे आओ, 2 हफ्ते का एयरबीएनबी बुक करो और आप इन पर्सन देखो। क्योंकि यार यू आर स्टिल स्पेंडिंग, आप $2,000 इंडिया के लाख रुपए के हिसाब से आप खर्च कर रहे हो। एटलीस्ट अपने आप को इतना चांस दो कि आप आके यहाँ पे समझ सको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक फैमिली जो इंडिया से मूव हुई है,
ठीक है। टेक्निकली जब आप इंडिया से मूव हो रहे हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि मार्कहम कितना दूर है, स्कारबरो कितना दूर है, डाउनटाउन कहाँ पे है। भाई उसके एजेंट ने या जो भी सिचुएशन थी उसको मार्कहम में घर दिलवा दिया, और मार्कहम में भी मार्कहम के कॉर्नर में। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारी जो बस है वही तुम्हारे घर से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जाना कैसे। और आगे चल के जब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में काम हुआ क्या है, उसके बाद उनको परेशान ज़्यादा होता है क्योंकि कन्वीनियंस ही नहीं रहती है, कन्वीनियंस नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, आप लीगली 1 साल की लीज में बाइंड हो जाते हो। इवन आज के टाइम में अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप प्राइवेट लीज भी कर रहे हो ना, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू भी लीज नहीं कर रहे, तब भी मोस्टली लैंडलॉर्ड जो है वो 1 साल की ही लीज करते हैं। ठीक है, तो ये बेटर है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर को इन्वॉल्व कर लो, ताकि थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाए, आप उस चीज़ की लीगल साइड को समझ सको। ठीक है, बिकॉज इनिशियली किसी को लीगल साइड पता ही नहीं होती है, और उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर रियल्टर इन्वॉल्व करते हैं तो उससे हमारे को एक बेनिफिट मिलेगा। वो भी है। दूसरा यार, एक्चुअली आप देखो ना, अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हो, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जितना एक पब्लिक ट्रांजिट के पास रह सको ना, उतना पास रहो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, आपका कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे क्या होगा। सो जितना आप पास में रहेंगे उतना ही आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है वो सब चीज़ें। सो भाई, आप बीइंग अ रियल्टर, एक बार थोड़ा सा ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बताओ कि ये प्रोसेस क्या है, हाउ टू बी अ रियल्टर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इफ़ यू वांट टू बी अ रियल एस्टेट एजेंट। तो यार, रियल एस्टेट एजेंट्स का ऐसा कुछ इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट या बहुत टफ आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं या एंट्रेंस लेवल ऐसा कुछ सीन नहीं है। सिंपल, आप हम्बर कॉलेज में जाकर रजिस्टर करते हो, आपके पास सिर्फ हम्बर कॉलेज है और भी किसी कॉलेज है? हम्बर कॉलेज है, पहले ओरिया से होता था। अच्छा, तो अभी ओरिया से नहीं होता, डायरेक्ट हम्बर कॉलेज से ही होता है। गवर्नमेंट ने एक डेजिग्नेटेड लोकेशन सेट कर रखी है कि दिस इज द ओनली हम्बर कॉलेज वेयर यू कैन गेट द लाइसेंस फॉर द ओंटारियो में। ठीक है, बाकी प्रोविंसेस का हर जगह का अपना अपना अलग से हो सकता है, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं कि बाकी प्रोविंस में कैसे ये लाइसेंसिंग होती है, लेकिन ओंटारियो में आपका हम्बर कॉलेज के थ्रू ही होता है। ठीक है, 6 कोर्सेज होते हैं उसमें, जितना मुझे याद है 4 आपके थ्योरी कोर्सेज होते हैं और 2 आपके वो सिमुलेशंस होती हैं, जिसमें आपको बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है, कैसे करना है। और उसके बाद आपको, अगर आप बहुत जल्दी इसको फास्ट ट्रैक करते हो तो 6 महीने में फिनिश कर लोगे। नहीं तो हम्बर कॉलेज आपको 2 साल देता है फिनिश करने के लिए कोर्सेज को। 2 साल टोटल ड्यूरेशन है उस कोर्स को फिनिश करने की, बट इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि आप किस मतलब पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, एंड आप कितने ड्यूरेशन में उसको खत्म करते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज आपने 12th कर रखी है, दैट इज गुड टू गो। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितना ही ईजी है लाइसेंस लेना, उतना ही टफ है इसको कैरी ऑन करना। या क्योंकि आगे क्लाइंट लेना और उसके बाद उसको प्रोसीड करना बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर, वो हार्ड है। डिपेंड करता है। देखो, आप अगर सेल्स बैकग्राउंड से हो, या आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ठीक है, या फिर आपका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। डिपेंड करता है कि जब आप लाइसेंस ले रहे हो ना, आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से वो लाइसेंस ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ठीक है, मैं लाइसेंस ले लूँगा, 1-2 अपनी डील कर लूँगा, कुछ पैसे बचा लूँगा, और या फिर मेरी पार्ट टाइम जॉब है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो रियल एस्टेट है वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वो एक फुल टाइम, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, इट इज़ अ फुल टाइम बिजनेस, इट इज़ अ रियल बिजनेस है। ठीक है, और बहुत कॉस्टली बिजनेस है। हाउ? आपने आज लाइसेंस ले लिया, ठीक है, लाइसेंसिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट विद इंश्योरेंस एवरीथिंग ऑलमोस्ट $5,000 है। ठीक है, ओके, जो आपको इनिशियल सेटअप करने के लिए चाहिए, और आपका एनुअल आपको हर साल चीज़ों को रिन्यू करवाना पड़ता है, लाइसेंस, इंश्योरेंस, इन सबको रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, अब आपने लाइसेंस ले लिया, आपको कोई नहीं जानता, फॉर एग्जांपल आप सोशल बंदे नहीं हो, आपको कोई जानता नहीं हो, लेकिन यू आर मैथमेटिकल, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको क्लाइंट से ढूंढने पड़ेंगे ना। यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। आपको मार्केटिंग कॉस्ट या मार्केटिंग का पोर्शन डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि इतना मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करूंगा। तो लेकिन जब आपके पास आज पैसा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, तब उसको ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं 2 डील करूंगा उसका 100% मैं सेव कर लूँ, तब भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। So, 2 डील के बाद थर्ड डील कहाँ से लाओगे? सो यू हैव टू ट्रीट दिस कि एक जैसे बिजनेस में हम कैसे रूल बोलते हैं कि आपको 3 साल तक एक बिजनेस को देने पड़ते हैं फॉर इट टू ग्रो। ठीक है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि आज मैं लाइसेंस दूंगा, कल तो भाई मैं पेड़ से पैसे तोड़ूंगा। ठीक है ना, राइट। ये ऐसा सिस्टम है ही नहीं उसमें। 2-3 घर बेचने के बाद अपना पैसों का पेड़ अपने घर में लगा दूंगा मैं। भाई वो सीन है ही नहीं, क्योंकि वो रियल एस्टेट का ना एक कॉन्सेप्ट ही वैसा बना हुआ है, मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि रियल एस्टेट का काम करे तो मतलब बहुत पैसा है उसके अंदर। सो वो वाला एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हर एक बिजनेस में पैसा है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका पॉडकास्ट शायद इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप
इलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, उसमें भी पैसा है, ऑफ कोर्स उसमें पैसा है। रियल एस्टेट भी इक्वली ही उतना ही रिस्की है, उतना ही मनी मेकिंग बिजनेस है। डिपेंड करता है कि आपकी वो पर्सनैलिटी है कि यार सिंपल सी बात है, आपका माइंडसेट क्या है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यू आर इनटू इट। आप रियल एस्टेट जब लाइसेंस ले रहे हो, आपका यही सेम मेंटालिटी है, क्योंकि अगर आपकी वो मेंटालिटी नहीं होगी ना, ओंटारियो में 80,000 एजेंट्स हैं, 80,000 रियल एस्टेट एजेंट्स जस्ट इन वन प्रोविंस। कोविड में हर महीने 700 नया एजेंट आ रहा था। अब आप स्टैट्स जब देखोगे, 80,000 में से 50,000 एजेंट्स ने कुछ भी डील नहीं करी। ओके, सो दे डूइंग जीरो डील्स, लाइसेंस की फी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहां पार्ट टाइम है या कुछ भी XYZ रीजन है, कुछ डील नहीं कर रहे। 1% ऑफ द एजेंट डज 99% ऑफ द बिजनेस। ओह या गॉट यू, लाइक 40-50% तो कोई डील ही नहीं कर रहा। उसके बाद जो स्टार्ट आता है, एक या दो डील, ठीक है। लेकिन 80,000 में से सिर्फ 1% लोग हैं जो दे आर डूइंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस, because they know the concept, they know the in and outs, and they made the proper plan and blueprint how they're going to deal with the real estate thing, the whole career, right? वो भी है, और उनके पास एक कैपेसिटी है, उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास रिस्क एपेटाइट है, पैसा लूज करने का या पैसा लगाने का, जब तुम्हें पता है कि भाई दिस इज ऑल आई हैव। क्योंकि बिजनेस क्या है, आपका एक बच्चा है, आपका एक बेबी है, उसको आपको फीड तो करना पड़ेगा ना, तभी बड़ा होगा। आप ये नहीं बोल सकते ना कि आज मैं जॉब पे नहीं गया तो उसको मैं फीड नहीं करूंगा। Exactly, right. तो you have to feed the baby until it grows and pays back. Yeah, so that's the thing. So ये तो पता चल गया कि भाई प्रोसेस क्या है रियल्टर का और कैसे आपको लाइसेंस लेना है, बट थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा हाईलाइट करना कि भाई प्रोजेक्ट्स मिलते कैसे एक रियल्टर को। किस तरीके के प्रोजेक्ट? सेल्स के प्रोजेक्ट है या आप लीज कर रहे हैं आप। तो मैं बीइंग फॉर एग्जांपल मैंने हम्बर कॉलेज से लाइसेंस ले लिया है, बट अब इसके बाद मैं अपना काम कैसे स्टार्ट करूँगा, आइदर या मैं किसी कंपनी के साथ उनके लिए काम करूँगा या इंडिपेंडेंटली काम करूँगा, वो क्या कॉन्सेप्ट? देखो, रियल एस्टेट का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने, आई थिंक शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी जितना मुझे पता लगा है अभी तक, इज़ अ वेरी लोनली बिजनेस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपको हेल्प करेगी, मे बी दिल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ठीक है कैसे सेटअप करना है, कैसे ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन कोई भी आपको बिजनेस लाके आपकी प्लेट में नहीं देने वाला। राइट, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज का अगर ये काम है, देन एक ब्रोकरेज में बहुत सारे एजेंट होंगे और एक ब्रोकरेज में कोई भी एजेंट नहीं होगा। तो आपको अपना बिजनेस खुद ढूंढना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कुछ रियल एस्टेट, हर एक रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस लाने का मॉडल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस मेनली सोशल मीडिया से है। आपका शायद फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा हो या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ही इतनी बड़ी हो कि आपको वहां से बिजनेस मिल जाए। ठीक है, आपका वर्क कल्चर ही इतना बड़ा हो, शायद आपको वहां से बिजनेस आए। तो आपको जब आपको लाइसेंस लेने से, ये गलती मैंने करी थी, और मैं अगर आपको लाइसेंस लेना है तो मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप लाइसेंस लेने का सोच रहे हो, उससे पहले ही आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कहाँ से आएगा। हाँ, ठीक है, और फिर आपको, अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है तो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ। सोशल मीडिया नहीं है, आप सोशल पर्सन हो, अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बनाओ। अगर कुछ फैमिली मेम्बर है जो रियल एस्टेट में है, या कोई ऐसा बंदा जिसको आप एडमायर करते हो, आप उसको शैडो करो, उस चीज़ को समझो। लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिजनेस ऐसे ही आता है। बिजनेस मल्टीपल वेज से आता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस डोर नॉकिंग से कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कभी डोर नॉकिंग करी ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी नीश पकड़ के, एक्चुअली क्या है कि जो भी आपने चीज़ पकड़ ली, आज मैं सोशल मीडिया से अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल डिसाइड किया था कि मैं हर दिन इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालूंगा। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास ऑलमोस्ट 400 पोस्ट थे, और ऑलमोस्ट 2500 फॉलोअर्स। तो उन 2500 फॉलोअर्स से मैंने 1 लाख कमाया। वाओ, नाइस। ठीक है, नाउ अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब यहाँ 1 लाख से ऊपर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है। सो मे बी डबल डाउन ऑन कंटेंट, मे बी डोर नॉकिंग करो, मे बी ये करो। तो हर एक किसी का बहुत अलग तरीका है। बहुत कहना मुश्किल है कि आप किस तरीके से बिजनेस लेके, बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट एक रूल नहीं है कि आप बिजनेस कहाँ से लोगे रियल्टर में। यार सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस क्या, किस चीज़ का बिजनेस, आप ये समझो कि आप लोगों को घर दिलाने का बिजनेस है, लोगों को जानने का बिजनेस है। जितने इन दी एंड जो ग्राउंड रूल है, आप जितने ज़्यादा लोगों को जानोगे ना, उतना ही ज़्यादा बिजनेस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास लीड्स आएंगी। इट्स मोर लाइक अ सोशल नेटवर्किंग। हाँ, द मोर यू डू द सोशल नेटवर्किंग, मोर द बिजनेस विल ग्रो। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, ये भी सोशल नेटवर्किंग ही है ना इन दी एंड। आपको कल को कुछ हेल्प पड़ेगी या मुझे हेल्प पड़ेगी, तो मुझे पता है कि आपके पास पॉडकास्ट लेके आना है। राइट, तो एवरीथिंग हेल्प्स। रियल एस्टेट में एक रूल मैंने देखा है कि एनीथिंग विल वर्क एज लॉन्ग एज यू पुट वर्क इनटू इट। सो भाई रियल्टर बन गए हो आप,
अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बट इस फील्ड में आने की सोची कैसे? यार ये ना लाइक व्हाई यू चोज टू बी अ रियल एस्टेट एजेंट और रियल्टर? ये ना बहुत फनी सी चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर स्टोरी, बैकग्राउंड क्या था और कैसे आए आप? ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था, ऐसा नहीं था कुछ यार कि मेरा ड्रीम था कि भाई मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है, राइट? दैट्स लाइक सेइंग कि भाई मुझे इस बैंक में जॉब करनी है, ठीक है? वो ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था। मैं एक्चुअली CIBC में जॉब करता था सेंटिनल कॉलेज से पास आउट होने के बाद। कौन सा कोर्स किया था वहाँ से? बिजनेस फाइनेंस। विच ईयर? ये था 2012 में। 2012, ऑलमोस्ट लाइक 11-12 ईयर्स। हाँ, 11-12 ईयर्स। और उस समय मेरे सारे फ्रेंड्स ना सस्केचुअन जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे PR बहुत ईजी था, राइट? लेकिन मेरी थिंकिंग ये थी यार, अगर मैं PR आज ले लेता हूँ, कल मेरा जो है इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट। एक कार्ड जो है वो मेरी लाइफ चेंज नहीं करेगा, मेरा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ चेंज करेगा, ठीक है? तो मैं बैंक में जॉब ढूंढने लग गया क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ इतना पता था कि भाई बैंक में जॉब करनी है। मुझे कुछ यार 18-17 के तुम होते तो हमें क्या पता रहता है, ठीक है? जब यहाँ पे कोई होता भी नहीं है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें इतना कुछ आइडिया नहीं होता। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कोप खुल चुका है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एनहांस हो चुका है कि आपको सारी चीज़ें अगर पूछनी है तो वहाँ पे मिल जाती है। उस टाइम पे 10 साल 11 साल पहले आई थिंक यूट्यूब इतना बूम पे था ही नहीं, यार उस समय तो फोन पे भी इंटरनेट नहीं था। फोन पे भी, हाँ, मेरे पास घटिया सा फोन तो उसमें फेसबुक खुल जाता ना, मेरे को उस पर खुशी होती ठीक है ना? तो उसमें ऐसा सीन था, तो मैंने 6 महीने के लिए अपने रेज्यूमे ड्रॉप करे एट 120 ब्रांचेस। 120 ब्रांचेस बैंक्स की, वो ठीक है? मुझे 6 महीने कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। तो 6 महीने तक 6 महीने चले गया, हासिल कर रहे हैं कि जॉब मिल जाए। हाँ, वर्क परमिट के 6 महीने खत्म हो गए, राइट? उसके बाद मुझे एक दिन 6 कॉल आई, उसमें से 4 कॉल्स वो एक बैंक से थी। ओके। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी, वो फिर मुझे पता चला कि वो PR के लिए क्वालिफाई नहीं करती, फिर मेरा प्रमोशन हुआ। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये कि जब मैं बैंक में था, मैं ऑलरेडी मॉर्गेजेस और इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंसिंग कर रहा था। ओके। तो मुझे थोड़ा सा लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि लेंडिंग कैसे होती है, लोग घर लेते कैसे हैं, लोन कैसे करते हैं, उन लोन को यूज करके दूसरा घर कैसे लेते हैं, वो मुझे बेसिक क्लियर था। लेकिन रियल एस्टेट में जाना वो मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैं चला गया रायरसन डिग्री के लिए। ओके। दिस इज 2015। आफ्टर 3 इयर्स। हाँ, 2015 में मैं चला गया रायरसन डिग्री के लिए। उस समय आपको पता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में कुछ ही ऑफर्स होते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग। मुझे था यार ये सब क्या चीज़ें हैं, मेरे को अकाउंटिंग करनी होगी तो मैं CAPA कर लूँगा, फाइनेंस करना होगा तो मैं CFA कर लूँगा, मुझे कुछ अलग सा कुछ प्रैक्टिकल सीखना है ना। उस समय रियल एस्टेट नया कोर्स था रायरसन में, एज अ मेजर। हाँ, एज अ मेजर। तो उसमें बेसिक उन्होंने सिखाया कि कैसे फाइनेंसिंग होती है, कैसे बिल्डिंग होती है, कैसे साइट कंस्ट्रक्शन होती है, सब कुछ उन्होंने उसके अंदर सिखाया। लेकिन उस समय क्या हुआ, जैसे ही मैं पास आउट हुआ ना, जो मेरा मैनेजर था CIBC में, उसने अपनी जॉब क्विट करके वो रियल एस्टेट एजेंट बन चुका था। वो मैनेजर खुद ही रियल एस्टेट एजेंट बन गया था जॉब क्विट करके। तो तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे एजेंट बनना है। तो उसकी बस मैं हेल्प करता था। वो मुझे कहता है हरप्रीत यार आ जा मेरे साथ, आ जा कि हम ये कर लेंगे, राइट? या फिर मेरा इस चीज़ में हेल्प कर दिया, उस चीज़ में हेल्प। तो उसकी हेल्प करते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। 2 साल तक मैं उसकी हेल्प ही करता रहा एज एन असिस्टेंट इन फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, दिस इज समथिंग आई कैन डू, और फिर मैंने लाइसेंस लिया। उसके बाद मैंने जॉब क्विट करी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट फुल टाइम। सो एक चीज़ और कंफर्म करनी थी कि जब हम लाइसेंस ले लेते हैं रियल एस्टेट का, तो क्या ये प्रोविजनल होता है या ऑल ओवर कनाडा यू कैन डील? लाइसेंस यार, जब आप लाइसेंस लेते हो ना, आपका लाइसेंस सिर्फ एक उसी प्रोविजन में ही, उसी प्रोविंस में ही चलता है, क्योंकि हर एक प्रोविंस की डिफरेंट गाइडलाइंस है। ओके। कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा, कैसे एक इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं ना। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो वैंकूवर BC में गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। तो वहाँ पे एक ही कंपनी है या 2 ही कंपनी है जिससे आप कार इंश्योरेंस ले सकते हो। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो एक अलग तरीके का सिस्टम है। सेम तरीके से अगर आप आज मैं कैलगरी में घर बेचना चाहता हूँ तो मुझे कैलगरी में जाकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। Alright. हाँ, तो मेरा जो लाइसेंस है वो सिर्फ ये बात नहीं है। अब आप एक समझो, आप स्कारबरो में रहते हो, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे सडबरी में घर दिला दो, तो मुझे वहाँ के इन एंड आउट पता ही नहीं होंगे, तो मैं मार्केट ही नहीं पता है मेरे को वहाँ। ठीक है, सो आप तो इनजस्टिस कर रहे हो ना अपने क्लाइंट के लिए, ये बोल के कि भाई मैं आपको सडबरी में घर दिला दूंगा, जब तक मुझे ही नहीं पता है कि मेरे एरिया या जिस एरिया में मेरा क्लाइंट डिमांड कर रहा है उसमें क्या चलता है। हाँ, तो मैं कैसे किसी क्लाइंट को दिलवा दूंगा? तो वो तो इसलिए प्रोविंस रेगुलेट करता है, आप उसी प्रोविंस में काम कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप तो बिल्कुल ही नैरो हो जाते हो। GTA में करो तो आप GTA कवर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं मिसिसागा का भी हीरो हूँ, मैं ब्रैम्पटन का भी हीरो हूँ, तो मैं स्कारबरो का भी हीरो हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, आई नो लिटिल बिट अबाउट ऑल दिस प्लेसेस, लेकिन आई स्पेशलाइज इन स्कारबरो या फिर आई स्पेशलाइज इन पिकरिंग। ठीक है, उस तरीके से। सो फॉर यू व्हाट्स द प्राइम लोकेशंस यू डील इन? यार मेरा जो प्राइम लोकेशन है इस स्कारबरो एंड पिकरिंग, और उसके 2 रीजंस है।
क्योंकि आई ग्रो अप इन स्कारब्रो, तो जब से कनाडा आया हूँ मैं स्कारब्रो में ही रहा हूँ। स्कारब्रो ना बहुत फेमस है और इन सब चीज़ों के लिए लोगों का ना बहुत कनेक्शन है स्कारब्रो के साथ। एक्चुअली क्या है कि जब लोग इंडिया से आते हैं ना, लोगों ने नाम सुना है सिर्फ टोरंटो का, उनको लगता है कि जो स्कारब्रो है वो टोरंटो में है ही नहीं, लेकिन पार्ट तो स्कारब्रो टोरंटो का ही है। लेकिन ये जो है ये टोरंटो है, जैसे ब्रैम्पटन पिकरिंग सेपरेट है, वो सेपरेट है। स्कारब्रो इज पार्ट ऑफ टोरंटो। जब स्कारब्रो पहले अलग होता था, लेकिन बाद में स्कारब्रो, नॉर्थविक, इन सबको मिला के टोरंटो बनाया गया था। तभी जब आप स्टील्स पे जाते हो आप देखते हो वेलकम टू टोरंटो, वेलकम टू स्कारब्रो क्यों नहीं लिखा हुआ, नहीं आता, ठीक है, तो इस वजह से लिखा होता है। और स्कारब्रो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों इन एरियाज में ना, क्योंकि मैं रहा ही हमेशा स्कारब्रो में, मुझे पता है कि स्कारब्रो का कौन सा एरिया बुरा है, कौन सा अच्छा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कैसे वो एरिया मेरी आंखों के सामने चेंज हुआ है, ठीक है। पिकरिंग में मैं मूव हो गया, ओके, so you're staying in the हाँ, Pickering अब मैं right पिकरिंग में है तो मैं पिकरिंग को भी एक उसी लेंस से देख सकता हूँ। और एक्चुअली बात करें, जब पिकरिंग और स्कारब्रो कनेक्टेड है, सो क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो दोनों सिटी आप मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों सिटीज़ के बारे में ही पता है। हाँ, ज़्यादा पता है बहुत यार। स्कारब्रो इतना मल्टीकल्चरल है, ठीक है, यहाँ पे गुजराती है, यहाँ पे तमिल है, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पंजाबी हैं, तो बहुत मल्टीकल्चरल। लेकिन स्कारब्रो के अगेंस्ट जो चीज़ जो लोगों के माइंड में एक अलग परसेप्शन बनाती है, वो क्योंकि स्कारब्रो बहुत पुराना है। अब दिल्ली में आप चांदनी चौक चले जाओ, आपको लगेगा ना कहाँ पे आ गया मैं यार। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सबसे पुरानी जगह है, सबसे पुरानी जगह है। अब आप गुड़गांव चले जाओगे या बाहर चले, आपको लगेगा यार बहुत अच्छी जगह पे आ गए, तो बहुत हाई फाई, मेरे को तो यहाँ ही रहना है। लेकिन आप जब एकदम से कंपेयर करोगे, वो पुरानी जगह है, उसको टाइम लगेगा डेवलप होने में। स्कारब्रो के लिए भी सेम चीज़ है। आप गुड़गांव की बात कर रहे हो, मैं दिल्ली से हूँ, तो गुड़गांव में भी अगर बात करूँ, ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव दोनों अलग अलग है। हाँ, देखो दिल्ली में भी अगर बात करो, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली अलग अलग है। हाँ यार, एक चीज़ बोलूँगा, जब तक आप रेंट पे रह रहे होते हो ना, यू कैन चूज टू बी इन द फैंसीएस्ट प्लेस, लेकिन जब लेने पे बात आती है ना, देन यू ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, स्कारब्रो भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ रहना है। फिर आप उसको एक अलग लेंस से देखते हो, क्योंकि जब आप रेंट करते हो ना, आपके पास एक ऑप्शन होता है टोरंटो डाउनटाउन में रहने का। लेकिन अब आप ये बताओ, और ये मैं अपने इंडियंस या दिल्ली कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आपको $1 मिलियन स्पेंड, एक्चुअली पर्सनल प्रेफरेंस है तो इसको पूरी तरीके से हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपको $1 मिलियन स्पेंड करना है 2 बेडरूम कॉन्डो पे, या फिर आपको $1 मिलियन स्पेंड करना है स्कारब्रो के बंगलो पे, जिसका बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। तो मैं तो यार बंगलो लूंगा विद अ पीस ऑफ लैंड, क्योंकि मुझे पता है जो लैंड है वो लिमिटेड है। मैं कॉन्डो नहीं लूंगा, क्योंकि इस पर मेंटेनेंस फी भी देनी है। मैं पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक किसी का अलग अलग सीन होता है। हाँ, अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कुछ लोगों को कॉन्डो लाइफस्टाइल पसंद है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दैट्स अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, उसमें भी एप्रिसिएशन होती है, लेकिन बहुत डिफरेंस है लोकेशंस में और प्राइजेस में ना। सो भाई, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे एज अ रियल्टर काम करते हुए? रियल्टर तो मेरे को यार ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। So, जब फर्स्ट डील क्रैक करी थी उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताओगे? यार पहली डील तो क्रैक हुई ही नहीं थी एक्चुअली मैं बताऊँ तो फिर कैसे हुआ था भाई स्टार्ट? हुआ क्या था कि जब देखो, हम डिपेंड करते हैं कि हम फर्स्ट डील किस चीज़ को बोल रहे हैं ना, कि फर्स्ट डील जब मैंने फर्स्ट बंदे से मिलना स्टार्ट किया था, कि फर्स्ट जब मैंने ऑलरेडी डन कर दिया था, प्रॉपर डन कर दिया था, जब आपने एक पूरी प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। हाँ ठीक है, सेल का मैं आपको बताता हूँ। सेल मेरा हुआ था, एक कपल था बांग्लादेशी, ओके, उनको कॉन्डो चाहिए था, ठीक है। और बहुत क्रेजी चीज़ है, क्योंकि लाइसेंस मिलने के 1 हफ्ते में ही मेरे को वो डील मिली थी, और 2 हफ्ते में क्लोज हो गई थी। और बहुत रेयर केस है, क्योंकि लोगों के लाइसेंस लेने के बाद 6-6 महीने तक एक डील नहीं होती, एक लीज नहीं होती, ठीक है। अब उसका सबसे क्रेजी पार्ट क्या था? क्रेजी पार्ट पता है क्या? डील्स इतनी क्रेजी होती नहीं है अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करो तो, ठीक है। आपके क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन, या आपका क्लाइंट जो सोच रहा होता है ना, आपको उससे एक स्टेप आगे सोचना होता है। तो उसमें थोड़ा ड्रामा था ट्रांजैक्शन में, ड्रामा इन द सेंस कि कॉन्डो आया, मैंने उनको 2-3 कॉन्डो दिखाए, ठीक है। मुझे पता है कि उसकी वाइफ को वो कॉन्डो पसंद है, लेकिन शी डजंट नो कि उसको उस पर ऑफर डालना है कि नहीं डालना। और उस समय ना मैं वो शो बहुत देखता था, $1 मिलियन लिस्टिंग। तो मैंने देखा। हाँ, उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गया था कि भाई कि किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है हर चीज़ें। वो एक ट्रांजैक्शन थी भाई, जिस ट्रांजैक्शन में मैंने प्रॉपर PPT बनाया था कि वाई दे शुड बाय दिस कॉन्डो, और वो कॉन्डो अगर आप ले रहे हो तो उस कॉन्डो के आसपास क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, आपका क्या फ्यूचर एप्रिसिएशन है उस कॉन्डो को लेके। तो वो सब मैंने किया, सो दे वर इम्प्रेस, है ना। अब शी डजंट नो कि उसको उस कॉन्डो पे ऑफर डालना है कि नहीं डालना है, तो मैंने कहा कि आपको और कॉन्डोज दिखाता हूँ आज उसी एरिया में। तो मैंने वो कॉन्डोज हम ऑलरेडी जो स्पेसिफिक जिस कॉन्डो की मैं बात कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी एक बार देख चुके थे पिछले दिन, ओके, ठीक है। हम दूसरे दिन नए कॉन्डोज देखने गए दोबारा से, ओके।
तो उनको मैंने 3-4 कॉन्डोज दिखाए, तो वो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई पसंद आया? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा यार वो वाला कैसा था जो मैंने आपसे कल पूछा था? तो वो कहती यार वो तो मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने कहा दोबारा देखना है? तो कहती हाँ। कहती दिखा सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई सब कुछ हाजिर है, एजेंट है हम तो, है ना। तो मैंने कहा हाँ। हुआ क्या था, मैंने वो उस कॉन्डो की जो व्यूइंग थी वो पहले से ही बुक करके रखी हुई थी, स्मार्ट मूव, उस दिन के लिए। क्योंकि क्या है, जब उस कॉन्डो में आप एंटर करते हो ना, उसका जो पूरा का पूरा व्यू है वो लेक का है। सो शी वाज सोल्ड ऑन दैट थिंग कि भाई लेक व्यू और कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है उस बिल्डिंग के आगे ना। तो जब मैं फाइनली दोबारा उस यूनिट के बाद उनको लेके गया ना, तो उसने उस चीज़ को समझा कि शी रियली वांट्स दैट यूनिट। वो एक बिल्कुल सिंक इन हो गया कि भाई नहीं मुझे ये घर चाहिए। ठीक है, वो सब हुआ, ऑफर डाला, नेगोशिएशन चली, जो भी चला। अब क्या हुआ, जो लिस्टिंग एजेंट थी ना, उसने ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत लिखी हुई थी। ओके, ठीक है। अब अगले दिन लॉयर ने वो चीज़ रिव्यू करनी थी। तो मुझे लगा कि अगर आज मैं इससे मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं की और लॉयर ने इससे ये चीज़ डिस्कस करी, तो जिस तरीके से लॉयर कुछ चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, दैट कैन स्केयर योर क्लाइंट। ओके, क्योंकि लॉयर क्या है, वो लीगल बताएंगे कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे होएगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। या फिर दे कैन स्पॉइल द डील फॉर यू समटाइम्स कि ओ ये तो हुआ नहीं, आपको उससे बात करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। समटाइम वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती जो वो सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मूविंग पार्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के। अपेरेंटली लॉयर जो है वो एक लॉस से रिलेटेड ही सारी बात करता है, सारी बातें करता है। वो एक कैजुअल टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वही है कि आपको एक्चुअल लॉस क्या है, किसके अराउंड आप वो रिवॉल्व हो रही है चीज़ें, वही उसी वे में गाइड करते हैं। और उसका कुछ इमोशनल उसमें भी इनपुट नहीं रहता। वो आपको ये बताया कि ABC ये चलता है और ये DEF नहीं चलेगा उसके अंदर। तो उसमें क्या था यार, बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन कभी कभी ना ट्रांजैक्शन में क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और कुछ छोटी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस कॉन्डो में जब हमने पेपर देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि हीटिंग इंक्लूडेड है, लेकिन एक्चुअली में हीटिंग इंक्लूडेड नहीं थी। ओके, ठीक है। और दूसरा, मेरे क्लाइंट को ना कुछ पेपर वर्क चाहिए था फॉर लॉयर से कुछ रिलेटेड, कुछ पेपर वर्क था। तो मैंने कहा अगर ये पेपर वर्क खुद प्रिंट करेगा तो ये उसको पढ़ेगा। तो मैंने उसको पढ़ा, प्रिंट किया। भाई रात के 1 बजे से कॉन्डो गया ड्राइव करके। ठीक है, क्योंकि कल सुबह उसकी लॉयर के साथ मीटिंग थी। तो ड्राइव करके 1 बजे उसके पास गया, उसको सारा समझाया कि नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ये ऐसे ऐसे चलता है, इसकी इतनी कॉस्टिंग है, ये है वो है, जो भी चीज़ें एक डायनामिक्स आप समझाते हो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप मुझे बोले कि भाई पॉडकास्ट में आ जाओ, तो मैं डर जाऊंगा। लेकिन आपने मुझे कैसे पहले हमने बाहर बैठ के बात करी, आपने मेरे को रिलैक्स किया, कूल डाउन किया। सो देन मेरा माइंडसेट बहुत डिफरेंट था अब पॉडकास्ट करने के लिए। अगर आप मुझे सीधे ही पॉडकास्ट में डाल देते तो शायद इस तरीके से नहीं चलता। राइट, ठीक है। तो सेम चीज़ था, मुझे उसको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ा। तो जब वो लॉयर के पास गई, थिंग्स वर अ लॉट मोर ईजियर। उसके बाद सब कुछ डन, डील क्लोज कर दिया हमने। ठीक है। हाँ, वो जो डील हुई थी वो कितने की हुई थी, क्या प्राइस? वो था 705 या 708 का कॉन्डो था। 708,000 का। एंड हाउ मच यू मेड फॉर द फर्स्ट टाइम? यार ये तो सीक्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। नहीं, ऐसे नहीं, ये सब सीक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज आई एम नॉट आस्किंग द एक्चुअल सैलरी। वो एक याद रहती है ना कि पहली सैलरी मेरे हाथ में है, पहला अमाउंट आया है जो हमारे हाथ में, वो हमेशा याद रहता है और बहुत यादगार चीज़ होती है। हाँ, उसमें 2.5%, तो ऑलमोस्ट $15,000 की कमीशन थी उसके अंदर। नाइस। तो कि उसमें एक्चुअली क्या था कि उस समय मेरे लिए ना वो कमीशन बनाना इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, डील लेना जरूरी था। डील को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको एक पुश मिल रहा है, आपने अपनी फर्स्ट डील करी, आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, उस चीज़ को किया। उसमें से जो मेरे को कमीशन आई थी, आई थिंक मैंने काफ़ी, तो उसको जो मेरा क्लाइंट है उसको गिफ्ट वगैरह भी ला के दिए थे, टीवी वगैरह ये सब चीजें भी लेके आया था। गिफ्ट करे थे? मैंने उनको गिफ्ट करे थे। ओह, आपने उनको गिफ्ट करे थे? गिफ्ट करे थे। तो उसी अमाउंट में से बेसिकली उसी अमाउंट जो कमीशन हमारी आई, उसी अमाउंट में से। सेकंड स्टोरी यार, मैं आपको क्रेजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डील क्रेजी नहीं है, जिस तरीके से मेरे पास आई वो क्रेजी है। ओके, ठीक है। मेरे को ना इंडिया से ना कुछ स्टूडेंट्स नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल का फोन आया कि भैया हमें रेंट पे बेसमेंट चाहिए। तो यार अब वो कह रहे भैया हमें 1800 में 2 बेडरूम दिलवा दो, यहाँ कहीं पे भी, कुछ एरिया का नाम लिया था उन्होंने, फॉर रेंट। मैंने कहा यार तुम्हारे पास इनकम नहीं है, या इनकम अभी बहुत नए आए हो, 1800 में ढूंढ रहे हो, मैं नहीं दिलवा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं दे रहे अपने ना। तो आई लेट इट गो। मैंने कहा यार टाइम वेस्ट है, इनसे मेरे को बात नहीं करना, ऐसे सीन है, क्योंकि वो मेरे को सीरियस भी नहीं लग रहे थे फ़ोन पे। ओके। तो 2-3 महीने चले गए, कुछ हुआ नहीं। उनका मुझे फिर लड़के का मैसेज आया कि भैया अब हम 4 लोग हो गए, हमें दिलवा दो। मैंने कहा यार क्या सीन चल रहा है, तुम 4 हो गए हो, तुम 3 हो गए हो। अब उसमें ट्विस्ट समझो
कह रहा भैया 2 हम अभी हैं, एक इंडिया से 1 महीने बाद आएगा और एक 2 महीने बाद आएगा, हम चारों को घर चाहिए। मैंने कहा यार तुम्हारी जॉब होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हिस्ट्री ही नहीं है कनाडा में ना। तो क्या कहते हैं, वो लड़का आ गया मेरे पास। यार उस ट्रांजैक्शन को मैं इतना लकी बोलूँगा ना, उसके लिए भी नॉर्मली 4 लड़कों को कोई घर नहीं देता, चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो, भाई घर नहीं मिल सकता, स्कार्बरो में नहीं मिल सकता, आसानी से नहीं मिलता, बहुत टफ है। मोर इफ यू आर स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट हो तो आपको और मुश्किल होती है वो भी, और अगर आप न्यू कमर भी हो, इवन अगर आपके पास जॉब है तो, और ऊपर से अगर आप, क्योंकि आप 4 लड़के हो, 4 रूममेट्स हो, और आप पूरा का पूरा घर मांग रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब, और वो भी आप mid-20s में हो, तो बहुत ही डेडली सा कॉम्बिनेशन है यार। पैसा होना और यंग होना और एक पूरा घर होना अपने पास। उनको वो फिर लगता है ना कि यार ये कुछ कलेश ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, सो वो चीज में आता है। तो फिर क्या हुआ कि जो उनको घर पसंद आया ना भाई, वो लैंडलॉर्ड को पता नहीं क्या सीन था, वो कहता भाई दूंगा तो तुम्हें ही दूंगा। और उसने उन 4 बंदों के लिए भाई 2 हफ्ता वेट किया, कहता डोंट वरी आई विल गिव इट टू यू। मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई तुम लोग लकी हो। अब जब वो सब कुछ हो गया, वो मूव इन कर गए, मैं उनके घर भी जाता, अभी भी उनके घर जाता हूँ, हम चिल वगैरह करते हैं, ऐसे सीन रहता है, कोई टेंशन। यार मेरा सारा क्लाइंट के साथ चिल सीन है, ऐसा मैं कभी भी क्लाइंट के साथ मेरी ऐसी रिलेशनशिप होती ही नहीं है कि मैं उनसे दोबारा ना मिलूँ। या अच्छा तरीका है ये, एक मैं बोलूँगा कि आप इंडल्ज रहते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, भले ही उनके साथ डील फिनिश अप हो चुकी है। क्योंकि एक तो मेरे को मज़ा भी आता है, ठीक है, और क्योंकि मैं आई थिंक अपने आप को अवेलेबल भी इतना कर देता हूँ कभी कभी क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वो मुझे फ्रीली फ़ोन कर सकते हैं। आपने भी मुझे मैसेज किया, आपने मुझे कल रात को पूछा भाई मैं फ़ोन करूँ, मैंने कहा हाँ कोई सीन नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा यही जो 11 बजे बात हुई है यार, हाँ, तो ये जो आपका, जो मैंने आपको कल अवेलेबिलिटी दी ना, वो सेम अवेलेबिलिटी मेरे क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल होती है। तो जब आप किसी बंदे को कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, या कभी भी कुछ पूछ सकते हो, उसका रिलेशनशिप बहुत, अब ना ये चीज़ दोनों तक जा सकती है। प्रोफेशनल भी कह सकते हो इसको, अनप्रोफेशनल भी कह सकते हो, हर किसी का अलग अलग सोचने का तरीका है। मेरे लिए चलता है, मेरे लिए ये चीज़ चलती है। तो उस बंदे ने, जिस लीज को मैं करना नहीं चाहता था, उसने मुझे एक क्लाइंट रेफर किया जिसने मेरे से लीज किया और 4 महीने बाद मेरे से घर लिया। सो दैट $1,800 ट्रांजैक्शन मेड मी $25,000। तो उस ट्रांजैक्शन को क्रैक करना प्रॉब्लम, ये क्रेजी डील है। ये घूम के कहाँ से डील आई है, वो दैट्स अ क्रेजी थिंग। कि वो हो गया भाई, मैंने पैसे को लात मारी, उड़ के मेरे ऊपर गिर गया। ठीक है ना। तो ये वो सीन था भाई, ये वो सीन था। हमें पता नहीं होता यार हमारे लिए क्या चीज़ें आगे पड़ी हुई है या हमारे आने वाली है बेसिकली, और हम अवॉइड कर रहे होते हैं, बट अपेरेंटली हमारे जब किस्मत में, हमारी लाइफ में जब लिखी हुई है ना, वो आएगी। इसीलिए यार इस चीज़ के बाद ना, और ये देखो, मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला कि मैं कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं हो कि मैं आपको एडवाइस दे सकूँ, और मैं इक्वली मैं भी आपसे एडवाइस लूँगा कभी ना कभी, और कभी ना कभी मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपकी एडवाइस मेरे लिए काम नहीं करेगी। आई लाइक टू टेक रिसीव एडवाइस एंड गिव एडवाइस टू इफ़ आई कैन, है ना। तो मैंने यार एक चीज़ सीखा है कि यू हैव टू बी द यस गाय इन द सेंस, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले ना यार, ठीक है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, वी बोथ सेड यस एंड वी आर हियर, ठीक है। कल कोई और अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें मैं यस बोलूँगा, मे बी वो गलत सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं सीख जाऊँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि बार बार मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डालूँ जिसमें मुझे कुछ सीखने को, यार एटलीस्ट कुछ तो मिले ना, कुछ देखो, आज अगर हम पॉडकास्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता, कर रहे हैं तो शायद कुछ ना हो, लेकिन कुछ हो जाए, कोई पता नहीं होता कि क्या चल जाए, क्या कुछ नहीं पता, शायद हम अपना ही कुछ रियल एस्टेट का पॉडकास्ट करें। यार इट्स एवरीथिंग इज अबाउट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप दरवाजे पे नॉक कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता किस दरवाजे के पीछे क्या है, बट अंटिल जब तक आप नॉक नहीं करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चलते रहोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। सो वो चीज़ बहुत सही चीज़ है। मैं ये मानता हूँ पर्सनली, अगर बोलूँ कि यस करना ईजी है, नो करना बहुत मुश्किल है। किसी को आपको मना करना पड़ जाए ना, आप 10 बार सोचोगे अपने माइंड में कि यार इसको मना कैसे करूँ मैं। यार वो ना, यही ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ भी है कि हमेशा यस करोगे ना तो तब भी फंस जाओगे। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। मैं सीख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे पता है कि हमेशा ही मैं कब यस नो करना है, मैं तो बहुत तोपची बंदा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं सीख रहा हूँ कि कैसे नो बोलना है कि नहीं, माय वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, आई कैन डू दिस, है ना। सो भाई आपने ये बहुत अच्छी 2 स्टोरी बताई कि आपने पहली डील कैसे क्रैक करी, उसके बाद सेकंड डील कैसे क्रैक करी। आई वांट टू नो कि एक्चुअल में रियल्टर इनकम जनरेट कैसे करते हैं इन जेनरिक वे। यार बहुत सिंपल सा चीज़ है, जितने क्लाइंट्स होंगे आप उतने ही इनकम जनरेट करोगे। मल्टीपल वेज होते हैं। एक होता है आप लीसिंग करके
ठीक है। एक नया एजेंट जो होता है वो एज अ लीजिंग एजेंट स्टार्ट करता है कभी कभी, जिसमें आप लोगों को रेंट पे घर दिलवा रहे हो और आप हाफ मंथ का रेंट रख रहे हो अपने पास। सो अगर मान लो $2,000 का आप कॉन्डो रेंट पे लिया आपने, तो यू मेक $1,000, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो बाइंग जिसमें आप किसी को घर दिलवा रहे हो, उसका कमीशन अलग होता है। आप सेल कर रहे हो, उसका कमीशन अलग होता है। आप प्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कमर्शियल कर रहे हो, उसका कमीशन अलग होता है। लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे अगर बात करूँ, जो 2 ट्रांजैक्शन है जिससे इनिशियली लोग स्टार्ट करते हैं, वो होता है एक बाइंग से, जब आप घर खरीदते हो किसी के लिए, उसमें आपको 2 से 2.5% मिलता है। दूसरा लीजिंग। और ये ओंटारियो के अंदर का परसेंटेज है? हाँ, एक्चुअली अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग प्रोविंस में प्राइस पॉइंट्स भी अलग अलग है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि रियल्टर्स आर ओवरपेड, ठीक है। तो रियल्टर्स की मेहनत भी तो है, लेकिन BC दे डोंट गेट पेड दैट मच, ऑस्ट्रेलिया दे डोंट गेट पेड दैट मच, है ना। सो मेरा ये ओपिनियन है, दिस इट माइट नॉट टेक टू लॉन्ग कि काफ़ी आने वाले समय में दे माइट रिड्यूस द कमीशंस और कैप उसको कर दिया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है यार, बहुत जैसे आपने बोला कि दे ऑल्सो डिजर्व, डिपेंडिंग ऑन इफ दे डूइंग जेन्युइन वर्क। अगर आपका वर्क ही जेन्युइन नहीं है, आपकी एडवाइस ही जेन्युइन नहीं है, अगर आप क्लाइंट को पुश कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं किसी क्लाइंट को पुश नहीं करता, ठीक है यार। जो वन थिंग जो आई वांट फ्रॉम माय बिजनेस, कि अगर मैं उस रूम में नहीं हूँ जिस रूम में मेरा क्लाइंट है, तो मेरा क्लाइंट मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहा हो। मैं रियल्टर नहीं हूँ, मेरे को इन एंड आउट भी बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर, ऐसे समझ लो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से हूँ मैं। सो बट मेरे को ये चीज़, अगर मैं रियल्टर होऊंगा ना कभी आगे चल के, मेरे माइंड में आया कि मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, तो मेरे को लगेगा कि अगर मैं किसी क्लाइंट को एक घर दिलवा रहा हूँ ना, तो मैं पहले क्लाइंट से पहले ना अपने आप को सोचूंगा कि मैं उस घर में रह सकता हूँ उस वे में। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि यही चीज़ पे मैं काम करता हूँ। इसी तरीके से मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर रियल्टर्स। सो मैं वही पूछ रहा था कि भाई व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर रियल्टर्स इन दिस एरिया, और यू कैन से ओंटारियो। यार मैं आपको सही बात बताऊँ, बहुत लोगों को लगता है कि आप लाइसेंस ले लो और आपको बेसिकली बस लोगों को घर दिलवाना है, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ रीड करने में, चीज़ों को एनालाइज करने में, चीज़ों को समझने में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कल को मैं आपको बोलूँ कि भाई ये टेबल $50 का है, आप लेने जाओ तो ये 500 का निकले, ठीक है। तो बैक एंड जो स्टडी मैं करता हूँ, या फिर मेरे जब आप मेरे पास कभी भी फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए मिलोगे ना, मैं हमेशा क्लाइंट को बोल दूँ कि आप मुझे किसी घर पे मिलो। क्यों? क्योंकि मैं आपका जूम पे कंसल्टेशन कर सकता हूँ, फ़ोन पे कंसल्टेशन कर सकता हूँ। मैं उनको हमेशा एक घर पे बुलाता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि वो चाहते क्या है, उनकी एक नीड और इमोशनल नीड क्या है ना। फिर उनको मैं एक बेसिक समझाता हूँ कि घर में ये फर्नेस है, ये चीज़ है, एक एजुकेशन। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि भाई जब तक क्लाइंट मेरे साथ फिनिश हो ना, वो आधा रियल्टर बन ही जाए, उसको इन एंड आउट सारा कुछ पता चल जाए, कैसे घर लेने हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ क्या है क्या नहीं है, नेगोशिएशन में क्या हो रहा है, किस तरीके की फ्लोरिंग है। मेरे पास गाड़ी में फ्लोरिंग सैंपल्स पड़े हैं, जब मैं कस्टमर को दिखाता हूँ कि ये लैमिनेट है, ये हार्डवुड है, ये ऐसे है, उनको मैं गो थ्रू करवाता हूँ कि फर्नेस, फाउंडेशन। काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि मैंने कस्टमर को अपने को मना किया कि आप ये घर मत लो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द हाउस फॉर यू, राइट। तो मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या कुछ रूल्स नहीं बोलूँगा, प्रिंसिपल्स बोलूँगा। कि एक तो पहला ये है कि जो आपने पहले बोला कि मैं जब भी किसी बंदे को एडवाइस करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वो एडवाइस मैं अपने आप को दूंगा कि नहीं। अगर मैं वो एडवाइस अपने आप को भी नहीं दूंगा ना मानस, तो मैं आपको बोल दूंगा कि मानस, आई थिंक मेरे परसेप्शन में ये घर ठीक नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो, देन दिस इज ऑल योर चॉइस, है ना। क्योंकि इन दी एंड आप होम ओनर हो, मेरा परसेप्शन कुछ हो सकता है, आपका परसेप्शन कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ दिखाऊँ। दूसरा है नॉलेज। मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी नॉलेज पे काम करूँ, ठीक है ना, कि जो भी चीज़ मैं लोगों को बोल रहा हूँ, आई हैव टू हैव कुछ एनालिसिस, कुछ चीज़ बैकअप करने के लिए। अगर मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आप पिकरिंग में घर लो, तो मैं आपको 5 रीजन बता सकता हूँ कि आपको पिकरिंग में घर क्यों लेने हैं। या फिर वो ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको कॉन्डो वाली बताई, उसमें प्रेजेंटेशन, ठीक है, आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को हमेशा एक फ़ाइल देता हूँ जिसमें सब कुछ होता है कि मॉर्टगेज क्या वहाँ पे हो रहा है, क्यों आप ले सकते हो, क्या ये प्रॉपर्टी है, कितने की बिकेगी, कितने की हो सकती है, क्या एक एग्जैक्ट अमाउंट है, उसमें हर चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे अपने आप को नहीं बेचना, आई हैव टू गिव वैल्यू, राइट, ठीक है। और मैं अपनी वैल्यू ही इतनी स्ट्रांग देता हूँ कि जो पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करेगा, ही नोज व्हाट ही इज गेटिंग। Yeah, of course we are selling the property, but we don't want to upsell the things. हाँ, एक ऊपर से गोल्डन 24 कैरेट की परत लगा के किसी की नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है।
जो मैं यूज़ करता हूँ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ना आज क्लाइंट को नहीं पता, इसका ये मतलब नहीं क्लाइंट को कभी पता बाद में नहीं पता चलेगा, उसको पता चलेगा। तो आज कल का दुख है ना, वो आज को उसको हटा दो। आपको लग रहा है कि घर प्रॉपर्टी में ये इशू है जो क्लाइंट को परेशान कर सकता है, इवन छोटा सा भी है ना, उसको डिस्क्लोज कर दो कि इस घर में ये प्रॉब्लम है, ये हो सकता है। ठीक है, आज हम पिकरिंग में घर देखने गए जो हम क्लाइंट के लिए रेनोवेट करवा रहे हैं, तो वो वॉशरूम में टब चाहते हैं कि वॉशरूम में टब होना चाहिए। ओके, फ्रॉम रेनोवेशन पर्सपेक्टिव इट मेक्स सेंस टू हैव अ शावर। तो उसको मैंने समझाया कि देखो इन दी एंड आपको टब लगवाना, आप टब लगवाओ, राइट। लेकिन ये XYZ रीजन है जो प्रॉपर्टी को डी वैल्यू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि रूम छोटा हो जाएगा, या बिकॉज आपको स्पेस चाहिए टब लगाने के लिए, वॉशरूम में स्पेस चाहिए लगाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं आप इतना रेनोवेशन मत करवाओ क्योंकि इस एरिया के लिए इतनी रेनोवेशन डिजर्व नहीं करता घर। ठीक है, अगर आप बोलो यार आप स्कार्बो में बंगलो ले लोगे और उसमें आप 3 लाख की रेनोवेशन करवाओगे, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज एरिया सपोर्ट ही नहीं करता उस चीज़ को। कुछ क्लाइंट्स को जो इंडिया से नए आ रहे हैं उनको ये सब नहीं पता। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मुझे लगता है शायद एटलीस्ट मैं तो डिफरेंट कर रहा हूँ और मुझे बाकी का नहीं पता क्योंकि मेरा क्लाइंट बेस थोड़ा सा वैसा है। जब भी कोई क्लाइंट इंडिया से आता है वो कहता है मुझे घर लेना है, 1 साल बाद भी लोग ना एक्सप्लोर नहीं कर पाते अलग अलग सिटीज़ को। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई वो अगर उनको ईटोबी को देखना है ईटोबी को देखो, पिकरिंग देखना है पिकरिंग देखो, एजेक्स, स्कार्बरो के आप सब कुछ एरियाज देख लोगे ताकि कल को आपको ऐसा ना लगे कि मैंने किस तरह देखा नहीं। राइट, तो पहले पूरा एक्सप्लोर करो अपने आउटस्कर्ट्स में जो भी एरियाज है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि दिस प्लेस इज पर्टिकुलर फॉर यू, फॉर एग्जांपल लाइक पिकरिंग और स्कार्बरो, देन वी नैरो डाउन। आप एक चीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हो, आप सेपरेटली कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हो किस चीज़ की? सेल्स में या लाइक अपने क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए। किस चीज़ में? इन्वेस्टिंग में? इन्वेस्टमेंट में ले लो, सेल्स में ले लो, किसी को घर खरीदना है तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो? ऑफ कोर्स, एक्चुअली यार सबसे बड़ी चीज़ ही कंसल्टेशन है। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि जो घर लेना बहुत ईजी है, आपको सुबह पसंद आएगा शाम को मिल जाएगा अगर मार्केट अच्छी होगी तो। हमें पिछले साल जैसी मार्केट होगी तो शायद ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ही है वो कंसल्टेशन को सीरियसली लेना, उस चीज़ को समझना कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे बजट में कितने वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस में कौन सी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ में कौन सी सिटीज़ है। ओके, ठीक है, फिर आप वो 5 चीज़ समझ के आप डिसाइड करते हो कि ठीक है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी विच इज़ इन दिस सिटी। अब मैं इस सिटी का अप्रोच करूँगा एंड मुझे ये चीज़ करनी है उस तक पहुँचने के लिए। जैसे न्यू कमर्स के लिए अपने क्रेडिट स्कोर मेंटेन करो, नई गाड़ी लीज या फाइनेंस मत करो बिना किसी से बात करे, क्योंकि वो आपका मॉर्गेज की अफोर्डेबिलिटी को आज के टाइम में एटलीस्ट $1 लाख से कम कर सकती है। $700 की मॉर्गेज पे, $700 की कार पेमेंट आपकी मॉर्गेज अफोर्डेबिलिटी को $100,000 से $120,000 से कम कर देती है। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी 8.5 थी, आज वो 7.5 हो गया, वो पिकरिंग से ओशवा का डिस्टेंस है। वो लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है, लॉन्ग रन में जब आपको घर खरीदना होता है, एक्चुअल में जब आप बाय कर रहे होते हो। तो बहुत चीज़ें हैं, इसलिए कंसल्टेशन देखो, मेरा रूल क्या है, इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई राइट नाउ, मैं तब भी आपको मिलूंगा, तो आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आप इवन 2 साल बाद घर लेना चाहते हो। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क, लाइक चलो जब हम एक डील क्रैक कर लेते हैं, डील पूरी हो जाती है, उसके बाद वी आर गेटिंग द कमीशन, बट बिफोर डैट जो भी हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं या हम गाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसके भी कोई चार्जेस होते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है उसके। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, काफ़ी लोगों को लगता है कि कमीशन आ रहा है 3 महीने मेरे को खुद पर्सनली वो लगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई क्लाइंट है, मैं उसके साथ 1 वीक 2 वीक स्पेंड कर रहा हूँ, अपेरेंटली डील नहीं बनी, इट्स ओके, बट वो 2 वीक जब मैंने स्पेंड करे हैं तो मेरे को उसके चार्जेस मिलने चाहिए। बट यही तो बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस ही यही है ना। आज आपने मेरे से नहीं लिया लेकिन आपके फ्रेंड ने मेरे से ले लिया, तभी तो आपका बिजनेस वॉल्यूम पर चलता है। आप कितने लोगों से मिलते हो, कि हवा में कितने ऑप्शंस है आपके पास, कि अगर एक ऑप्शन ड्रॉप होता है आप फिर भी मल्टीपल ऑप्शंस कैच करते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप हर किसी से कंसल्टेशन का चार्ज करोगे, अगर देखो बिजनेस है, मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि आई चार्ज फॉर कंसल्टेशन, लेकिन वो बिजनेस मॉडल काम ही नहीं करेगा अनलेस आई एम बहुत ही फेमस बंदा हूँ, बहुत ही मतलब मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप मेरे से मिलना चाहते हो कि भाई मेरे से मिल लो, तब वो एक सेपरेट बिजनेस ही स्टार्ट कर देते हैं कंसल्टेंसी का। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। मैं कल एक बंदे से मिला जिसको आई पेड $250 पर आवर, 1 घंटे के मिलने के लिए इसको मैंने $250 दिए। किस चीज़ के लिए? बस कंसल्टेशन, वो जो कंसल्टेशन मुझे चाहिए थी एज एन एजेंट उससे, और वो कंसल्टेशन मुझे चाहिए थी अपने करियर में ग्रो करने के लिए, कुछ नेक्स्ट लेवल पे लिए। ठीक है, लेकिन आई हैव टू बी दैट गाय
बिफोर आई चार्ज पीपल वो सब चीज़ें करने के लिए। Exactly. तो बहुत अलग अलग चीज़ें, लेकिन जब आप एक होम बायर फर्स्ट टाइम होम बायर से डील करते हो, आप कंसल्टेशन ये सब नहीं चार्ज कर सकते। नहीं चार्ज करते हो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया भाई आपने, द वे यू डील विद द कस्टमर्स। एंड एक चीज़ पूछते हैं चलो कि भाई व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी इन कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम? यार सबसे पहली चीज़ जो है ना वो प्रिपरेशन है। ओके ठीक है, आज आपके दिमाग में आया है कि मुझे घर खरीदना है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको सोचना है वो कि मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है। आज अगर मेरी $100,000 की इनकम है तो मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो जब आप एक मॉर्गेज करने जाते हो ना, या बैंक के पास लोन लेने जाते हो, एवरीथिंग इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग कि आपका एक प्रॉपर प्रोफाइल कैसे है। जैसे इसमें क्रेडिट स्कोर हो गया, इनकम हो गई, सेविंग्स हो गई, सेविंग्स की ड्यूरेशन हो गई, इनकम की ड्यूरेशन हो गई, और कौन सी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है उस चीज़ को समझना कि ठीक है ये सब चीज़ें हैं। पहला स्टेप, एक मॉर्गेज एजेंट के पास जाओ या बैंक के पास जाओ, उनको बोलो कि मैं घर लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ही वही है। उसके बाद आपकी अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करेगी कि आप क्या ले सकते हो, नहीं ले सकते, या कि आपको पोस्टपोन करना चाहिए उस चीज़ को। ये नंबर 1 स्टेप है। एंड उसके बाद ये नंबर 1 अगर स्टेप क्लियर हो जाता है हमारा कि हमारे को बैंक बता देता है, तो उसके बाद लाइक इंटरेस्ट रेट किस वे में चलते हैं और क्या मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ती है? तो यार इंटरेस्ट रेट और मिनिमम डाउन पेमेंट करना डिफरेंट फंडा है। ठीक है, जब आप बैंक के पास मॉर्गेज लेने जाते हो या मॉर्गेज की डिस्कशन करने जाते हो, तो बैंक एक प्री अप्रूवल करता है कि हम आपको आज के टाइम में आपके डॉक्यूमेंटेशंस देख के आपको प्री अप्रूव कर देते हैं कि दिस इज व्हाट यू कैन क्वालिफाई फॉर मॉर्गेज प्री अप्रूवल। हाँ, और उस मॉर्गेज प्री अप्रूवल में मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो आज के टाइम में मान लो फॉर एग्जांपल 6% है, वो उस 6% इंटरेस्ट रेट को 90 to 120 डेज के लिए लॉक कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो वो जब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ता उस चीज़ के ऊपर। ओके। दूसरा आपने बोला डाउन पेमेंट। ठीक है, अब बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग आते हैं कि भाई मुझे तो 5% के डाउन पेमेंट पे घर दिलवा दो। ठीक है, मुझे तो सिर्फ 5% ही देना है। अब 5% की यार मल्टीपल ब्रेकडाउन्स है। ठीक है, इन कोर GTA इट इज़ प्रीटी मच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 5% से घर ले लोगे। ठीक, क्योंकि जो 5% एप्लीकेबल कहाँ होता है, वो होता है $500,000 और लेस के प्राइस पॉइंट पे। एनीथिंग अबव $500,000 to $1 million, आपको 10% मिनिमम करना ही करना है डाउन पेमेंट कर। तो एवरेज ऑलमोस्ट 6.75-7% की मिनिमम डाउन पेमेंट की पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर आप लेस देन 20% डाउन पेमेंट कर रहे हो, आपको CMHC इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो 4% ऑफ द मॉर्गेज अमाउंट। तो अगर आपका मॉर्गेज अमाउंट 5 लाख है तो आपको $20,000 CMHC इंश्योरेंस प्रीमियम करना है, पे करना है, जो आपकी अपफ्रंट नहीं जाएगा, मॉर्गेज में ही इनबिल्ट होगा। लेकिन मैं क्लाइंट को हमेशा बोलता हूँ, चाहे आज वो इनबिल्ट हो या ना हो, या आप अपफ्रंट पे कर रहे हो या ना कर रहे हो, द कॉस्ट इज स्टिल देयर। ठीक है, कि अगर आपको बोलो कि भाई ठीक है आपको $20 देता हूँ, आपको नहीं देने मेरे को, लेकिन आप मुझे 5 साल बाद देना, लेकिन आपको मुझको $20 देने तो है ना, तो वो दैट इज अ लाइबिलिटी। आपके पास लाइबिलिटी है तो सही ना उस चीज़ को। तो 5% कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के इनकम में अगर आपकी $1,00,000 की इनकम है ना, और अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर लेना चाहते हो, तो आप अफोर्ड ले ही नहीं पाओगे, नहीं ले पाएंगे। GT में आप ले ही नहीं पाओगे। लाइक प्रॉपर्टीज के प्राइसेस इतने ज़्यादा स्पाइक हो चुके हैं। आपको 500,000 और लेस में क्या मिलेगा? 1 बेडरूम कॉन्डो या स्टूडियो। ठीक है, स्पेशली मैं यार एक्चुअली क्या हो रहा है, हम ना अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंडिया में इतने बड़े फ्लैट से, इतनी बड़ी कोठियों से, घरों से उठ के आ रहे हैं, तो हमारे इंडियंस के लिए बाय डिफॉल्ट डजंट मेक सेंस एक 1 बेडरूम कॉन्डो लेने का। यार हम ट्राई करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम ट्राई करते हैं यार हमें कॉन्डो चाहिए नहीं, हम ट्राई करते हैं हमें डिटैच मिले, सेमी मिले, टाउन हाउस मिले। ठीक है, तो मैं हमेशा हर किसी को ये बोलता हूँ यार रश मत करो, आज नहीं लोगे 6 महीने बाद लोगे, 50,000 महंगा हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन चीज़ वो लो, क्योंकि जितना ईजी है ना ट्रांजैक्शन में घुसना, उतना ही मुश्किल है ट्रांजैक्शन से बाहर आना। क्योंकि मतलब रश के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ले ली है, बट बाद में आपको परेशानी होती है कि मॉर्गेज जा रही है, इंटरेस्ट रेट जा रहा है। हाँ। और वो प्रॉपर्टी भी आपके लिए बनी ही नहीं थी, अब आपको लग रहा है कि छोटा पड़ रहा है हमें, या ये सही नहीं है। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर सम टाइम, डबल थिंक अबाउट इट, फिर लो। एंड क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर द प्रॉपर्टी अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है? ऑफ कोर्स कोई रियल एस्टेट
एजेंट को हायर कर रहा है या कोई रियल्टर को हायर कर रहा है, साइड बाय साइड वो तो आपको गाइड करेंगे, जस्ट लाइक यू कंसल्टिंग योर क्लाइंट्स, कि किस वे में आप गाइड करते हो अपने क्लाइंट्स को। बट अगर कोई जनरल हमारा व्यूअर है और वो देख रहा है कि यार घर बाय करना है, तो क्या चीज़ें वो उसको घर में देखनी चाहिए? यार एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट होगा ना, वो आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि किस चीज़ों को आपको चेक करना है। ओके, ठीक है। उसी प्रोसीजर में जब आप थोड़ा एडवांस कर जाते हो ना, जब आप आपको घर पसंद आता है, तो आप एक होम इंस्पेक्टर को भी बुलाते हो जो लीगली इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डू एन इंस्पेक्शन। आपको एक लीगली रिपोर्ट देगा कि इस घर में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है। अब नेकेड आइज के लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस दीवार के पीछे लीकिंग है या इस रूफ में लीकिंग है। ठीक है। एज एन एजेंट मैं आपको कुछ फाउंडेशन क्रैक्स या कुछ छोटे मोटे क्रैक्स या विंडो लीकेजेस या विंडो क्रैक्स से मैं बता सकता हूँ, या मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि यार मानस यहाँ पे थोड़ा कुछ स्पॉट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज हुई होगी। ठीक है। तो लेकिन एज अ क्लाइंट अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो बेस्ट चीज़ हमें होम इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो आप एक बार करवाओ, 2 घरों पे करवाओ, 3 घरों पे कराओ, यू शुड स्टिल गेट इट डन। अगर आपको घर मिले या ना मिले वो दूसरी सिचुएशन है, क्योंकि कभी वो इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट। सिर्फ $500 के पीछे हम इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को स्टेक पे नहीं रख सकते। राइट। सो वो होम इंस्पेक्टर जो होते हैं वो आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट बना कर देंगे, और वो अनबायस्ड है, उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। Because apparently they are getting their fees. हाँ, और वो लीगली बाइंडेड है, वो बताने के लिए जो उनको बताना चाहिए। Oh, that's a nice thing. Like they will tell you regarding the defaults on the property. हाँ, अगर कोई defaulted property है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन होती है। ठीक है। Okay. उसमें घर की फाउंडेशन चेक होती है, Alright. घर की रूफ चेक होती है, घर की विंडोज चेक होती है। फाउंडेशन में हमेशा क्लाइंट्स डर जाते हैं ये चीज़ सोच के, लेकिन फाउंडेशन में हमेशा थोड़े बहुत क्रैक होते ही होते हैं, क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी बैठ के प्रॉपर्टी सेटल होती है उसमें क्रैक्स आते हैं मूवमेंट की वजह से। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हर एक चीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। कि अगर ये चीज़ इतना एक्सीड करेगी देन इट्स रिस्की। ठीक है। और इट नीड्स अटेंशन। ठीक है। कभी कभी अच्छा फाउंडेशन हो गया, रूफिंग हो गई, विंडोज हो गई, कभी कभी घर की ग्रेडिंग होती है, घर के आसपास की जो स्पेस है वो घर के इंक्लाइन है कि घर से अवे है, क्योंकि घर की तरफ है तो पानी अंदर जाएगा, फाउंडेशन में दिक्कत आएगी। हाँ। फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गया कि एल्यूमिनियम वायर है कि कॉपर वायर है, उसको चेक करना। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें चेक करना, आपके स्विचेस चेक करना है कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, अप्लायंसेस चेक करना। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हर एक चीज़ कवर हो जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल टू चेक। दीवारों के पीछे आप हर एक कॉर्नर चेक नहीं कर सकते। आप दीवारें तोड़ के थोड़ी पीछे देख सकते हो, पीछे देख रहा है, लेकिन हाँ पीछे, बट हाँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी नॉलेज के साथ जितना बेस्ट हो सकता है वो बता सकते हैं, तो वो चीज़ रहती है। सो ये तो हमने बात करी है एक नए घर के बारे में कि क्या उनको फैक्टर कंसीडर करने चाहिए बिफोर बाइंग द हाउस, और किस तरीके से अपना पहला घर खरीदना चाहिए। बट अगर कोई रेनोवेटेड हाउस देख रहा है तो उनको किस वे में सोचना चाहिए, क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए अगर वो रेनोवेटेड घर है? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बंगलोज जो होते हैं वो रेनोवेटेड होके बिकते हैं कभी कभी। मैं ना इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है कि एक जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉस्मेटिक, कि भाई मुंह पे मेकअप लगा लिया, पीछे पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ। तो बहुत घर इस तरीके से बेचे जाते हैं कि आप उनको मेकअप उसको कॉस्मेटिकली रेडी कर देते हो, लेकिन उसकी वो घर वीक है, बिहाइंड द वॉल्स वीक है, या बेसिक्स में वीक है, या फाउंडेशंस में वीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक विटवी में घर देखने गया था, वो घर सोल्ड हुआ था 850 का। ठीक है। उसके साथ वाला घर सोल्ड हुआ था 1.2 मिलियन का। उसने बोला था कि उसने जब उस घर को बेचा, उसने बोला कि भाई ये घर रेनोवेटेड है। उसने क्या किया, बाहर जो विंडोज इनकी ट्रिम्स को ब्लैक पेंट किया, डोर को ब्लैक पेंट किया, अंदर फ्लोरिंग और पेंट और थोड़ा बहुत टाइलिंग चेंज करी। लेकिन यार उसकी जो विंडोज थी वो फिर भी बहुत डेटेड थी, वो ऑलरेडी अपनी डेट से, अपनी एज से बहुत आगे जा चुकी थी। तो वो जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें घर की चेंज ही नहीं हो रखी थी। ठीक है। तो आपने इसलिए हमेशा अगर आप कोई ऐसा घर ले रहे हैं जो रेनोवेटेड है, एक तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क से पता चल जाएगा कि ये लग रहा है कि इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी नहीं है, और एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होगा ना आपको बता सकता है कि नहीं यार ये घर में जो काम हुआ है ना वो चालू काम है। हाँ, इट्स नॉट अ प्रोफेशनली डन जॉब, है ना। राइट। दूसरा, आजकल क्योंकि डेटा बहुत अवेलेबल है पब्लिक को, आप हाउस सिग्मा या जोलो जैसी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी पहले बिकी थी, किस कंडीशन में बिकी थी। ठीक, फिर आप देख सकते, कंपेयर कर सकते हो कि यार ये चीज़ ओरिजिनल है, ये चीज़ वैसी थी, ये तो चेंज नहीं करा, यहाँ तो सिर्फ पेंट ओवर हुआ है। तो उन सब चीज़ों से बहुत पता चल जाता है। और ऑफ कोर्स उसके बाद आता है होम इंस्पेक्टर हो, क्योंकि वो तो होनी ही होती है।
तो पहले जो वेबसाइट्स है वो भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिखाते हैं घर का कि यार एक्चुअली ना बहुत मतलब ये CID वाला सीन है, ठीक है। आपको ना हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है कि इसकी क्या हिस्ट्री है। अच्छा, इस बंदे ने प्रॉपर्टी सिर्फ 3 महीने पहले ली, अब ये बेच रहा है, इसका मतलब इसने रश काम किया है, ये बेचना चाहता है प्रॉफिट के लिए। ओह, ये प्रॉपर्टी इस बंदे के पास 10 साल से थी, इसने ओवर द ईयर्स रेनोवेशन किया है, तो ये होम ओनर है, इसने अपने लिए रेनोवेशन किया है, ठीक है, तो इसका काम और जेन्युइन होगा। तो बहुत वेरिएशंस होती है, लेकिन एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपको ये बता सकता है। आपको इतनी नॉलेज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक होम बायर या सेलर, दे हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड दे हैव टू ट्रस्ट द एजेंट। राइट। अगर आप अपने एजेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, या तो वो एजेंट गलत है, या आपके लिए आप मे बी यू नीड टू फाइंड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। राइट, बिकॉज आपको एक अपेरेंटली नॉलेज रियल्टर को ज़्यादा है, आपको कम है। हाँ, तो आपको रियल्टर पे ट्रस्ट एक थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, या बिकॉज या रियल्टर है और उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और दैट्स अ प्रोसेस ऑफ। और देखो आजकल के टाइम में यार एक रियल एस्टेट एजेंट को स्क्रीन करना इतना मुश्किल नहीं रह गया। आप मेरा नाम सर्च करोगे गूगल के, आपको मेरे सारे टेस्टिमोनियल्स आ देंगे, मेरी यूट्यूब वीडियोस आ जाएगी, मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस आ जाएगी। तो आपको पता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं किसी ना किसी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाओगे, आप मेरे होम रेनोवेशन की वीडियो देखोगे जो मैंने अपना घर खुद रेनोवेट किया था, तो आपको आपने वो यूट्यूब पे डाल रखी है? हाँ, वो यूट्यूब पे डाल रखी है। कोई नहीं भाई, मैं इनकी जो रेनोवेशन वाली वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डालूंगा, और आई बटन में भी टैग कर दूंगा कि अगर आपको देखना हो कि इन्होंने किस वे में अपने घर को रेनोवेट किया था, तो आप जाके उस पर भी देख लेना। बिल्कुल। चलो, तो ये उस चीज़ का कहने का ये मतलब है कि अगर मैं वो वीडियो वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ना, वो मैं खुद कर चुका हूँ। मैं आपको वो एडवाइस नहीं कर रहा है जो मैंने खुद भी नहीं करी है, ठीक है। तो इट एवरीथिंग, सो यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। राइट। एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल यूजुअली डू बिफोर बाइंग द न्यू हाउस? यार घर लेने से पहले सबसे बड़ी मिस्टेक वही जो मैं आपको पहले बोला, वो मॉर्गेज प्री अप्रूवल ना करवाना। ओके। ना पता, दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ना पता करना कि मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है, और एकदम से मार्केट में जंप कर जाना और ऑफर डालना। ओके। दूसरी चीज़, एक गलत रियल एस्टेट एजेंट को इन्वॉल्व कर लेना जो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बहुत बारी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ पे मेरे जो मॉर्गेज एजेंट्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला यार इस बंदे ने घर ले लिया लेकिन ये तो क्वालिफाई नहीं करता है इसके लिए। तो मैं एज एन एजेंट अपने लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैंने कैसे किसी को घर दिलवा दिया आपको कि आप क्वालिफाई नहीं करते। एटलीस्ट अगर मुझे अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी थी तो मैं आपसे ये पूछता, मानस आपने प्री अप्रूवल लिया है? किस बैंक से लिया है? कितना है? आप मेरी उससे बात करवा सकते हो? मैं एक बार कुछ कंफर्म कर लूँ, कि मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आप नए हो इस प्रोसेस में, मैं नहीं चाहता कि अगर मॉर्गेज एजेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो जब तक मेरे पास आए उसमें से 50% इन्फॉर्मेशन ड्रॉप हो जाए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें है क्या नहीं है। राइट, ठीक है। मे बी वो जो कह रहा है कि इज डूएबल माइट नॉट बी डूएबल। ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, बहुत सारे आपको पता है कि पेपर्स के भी फ्रॉड्स होते हैं, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेना एंड गेम नहीं है यार, आप 2 साल बाद ले लो, 3 साल बाद ले लो, कोई कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है ना, लेकिन वो एक प्रॉपर गाइडेंस और एक सिस्टम से उस चीज़ को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मिस्टेक लोग बनाते हैं। दूसरी मिस्टेक, मैं आपको दूसरी जो मिस्टेक है वो मोर एंड लेस इमोशनल है। ओके, वो इमोशनल क्यों है? क्योंकि आपने डिटैच घर ले लिया, मैं टाउन हाउस क्यों लूँ? ठीक है, तो डिटैच भाई मानस तो भाई अभी 1 साल पहले आया था, भाई इसने तो डिटैच लिया है 1.2 का, मैं तो 1.3 मिलियन का भी डिटैच लूंगा। राइट, वो गलत चीज़ है। आपको नहीं पता मानस की सिचुएशन क्या थी, या मानस किस मार्केट में घर ढूंढ रहा था, या आपको नहीं पता मानस ने कितना डाउन पेमेंट किया है। शायद मानस ने 20% डाउन पेमेंट किया हो, आप कह रहे हो कि मैं 5% पे 1.2 ले लूंगा। तो कंपैरिजन छोड़ो यार। ये जो रियल एस्टेट है इज नॉट अबाउट बाइंग प्रॉपर्टीज एंड मेक मनी। वो बिजनेस मॉडल, अगर आप उस बिजनेस मॉडल को समझोगे ना, तो बहुत लोग जो अपने आप को इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, एक्चुअली में इन्वेस्टर्स है ही नहीं। वो बहुत गैम्बल कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हम भी ऊपर जाएंगे। वो पता है कि अभी स्पाइक हो रही है प्रॉपर्टीज के रेट, तो डाल देते हैं ऊपर जाता है, हर कोई कहता है कि भाई मैं तो भाई वो हूँ, क्या कहते हैं बंदे का नाम था वो जो था यार, हर्षद मेहता हूँ, मतलब मार्केट ऊपर नीचे कर दूंगा। ठीक है ना, तो वही सीन रहता है भाई, वही आपको प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट की भी बात करें, प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है, आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, तभी वो फायदेमंद है। नहीं तो किसी के कहने पे ब्रो ये वाला शेयर ऊपर जाएगा, या इस लैंड एरिया में आप अपना घर डाल दो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डाल दो, अच्छी चली जाएगी ऊपर, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बैंक आपको 20-80% लोन देता है फॉर एग्जांपल,
5% ऑप्शन होते हैं, 10% ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम 20% की बात करते हैं। आज आपके पास अगर 5 घर हैं जिनमें 80% पोर्शन बैंक के पास है, तो आप क्या ओन करते हो? 20% तो आप निकलवा नहीं सकते, और 20% तो मार्केट के अप एंड डाउन में चला जाता है। ठीक है ना? तो इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट, मैं कल एक बंदे से मिला था, उसने मुझे क्या बोलता कि जब मार्केट वाज ग्रोइंग एट 10%, हिज पोर्टफोलियो वाज ग्रोइंग एट 14%। ओके, मार्केट 10% पे इंक्रीज कर रही है, उसका घर का पोर्टफोलियो 14% पे इंक्रीज कर रहा है। तो उसने वो गैप बिल्ड किया है ना, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में या फोर्स एप्रिसिएशन में या रन डाउन प्रॉपर्टीज, कुछ भी उसने किया हो, दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बोलूँ कि आज मैं $50 का स्टॉक ले लूँगा और कल 60 का बेच के मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलूँ, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप लकी हो गए। वैसे मैं भी लकी हुआ था 2-3 बारी तो यार कोविड के टाइम में, ठीक है ना? तो आप लेकिन इन्वेस्टर नहीं हो। सही बात है यार। अब आप ना गलतियाँ पूछ रहे हो ना, बहुत सारी गलतियाँ ध्यान में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यार यूट्यूब की लाइफ ना बहुत ग्लैमरस है, तो अब ये मत देखो कि उस यूट्यूबर के पास 10 घर है, उस फलां के पास 3 है और उसके पास 4 है। सोशल मीडिया इस टाइम सिर्फ वही है कि क्या ग्लैमरस, क्या लग्जरी दिखाई जा रही है। मेरे लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं उससे। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास ऐसे, भाई मेरे पास 4 क्लाइंट जो दिल्ली से आए ना, उन्होंने मेरे को एक ही वर्ड बोली, भाई उसने तो 3 घर ले लिए, 2 साल में उसने 4 ले लिए। मैंने कहा आपको क्या करना है, जैसे भी लियो, आप पहले अपना लो। उसके बाद 3-3 लाख की 4 प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास $1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो, वो मुझे बताओ। उसकी 3-3 की प्रॉपर्टी, 3-3 की 4 प्रॉपर्टी की, आपकी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी, $1 मिलियन की है। वो 3 प्रॉपर्टियां टिमिन्स में है कि पता नहीं कौन से गांव में है, आप टोरंटो में बैठे हो, इट्स अ लॉट मोर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कुछ और कर रहे होंगे, आपको कुछ नहीं, आप जो सपोज टू डू वो आप करते रहो उस चीज़ को ना। तो वो काफ़ी मिस्टेक ऐसी होती हैं यार। क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं। सो एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि कैन यू जस्ट शेयर द स्टोरी ऑफ योर बिगेस्ट डील यू क्रैक्ड सो फार? यार बिगेस्ट डील इज येट टू बी क्रैक्ड, ठीक है। हाँ देख, बिगेस्ट डील जो मैंने बताया था कि वॉज द वन दैट केम फ्रॉम, जहाँ से मैंने सोचा भी नहीं था कि जहाँ से आएगी, वो मेरा इंस्टाग्राम था। मेरे लिए बिगेस्ट डील का मतलब हमेशा डॉलर वैल्यू में नहीं है, ठीक है। मेरे लिए बिगेस्ट डील इज जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहाँ से डील आई, कि जहाँ पे मैंने एफर्ट्स डाले। जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना स्टार्ट करी और 2 महीने कि मेरे को पहली लीड इंस्टाग्राम से आई, जिसको मैंने क्लोज किया, दैट्स द बिगेस्ट डील फॉर मी। क्योंकि उस चीज़ के लिए, जिसके लिए मैंने काम किया, उसमें एफर्ट्स डाले, वो मैं देखा कि ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू द बिगेस्ट डील हैज़ बीन अराउंड, मतलब 1.3-1.4 मिलियन तक है। कहाँ पे? ठीक है, ये अपना पिकरिंग में ही है। किस टाइप की प्रॉपर्टी थी? डिटैच प्रॉपर्टी थी। लेकिन 2 साल बाद मिलेंगे, सो बिगेस्ट डील कुड बिकम 3 मिलियन। 5 साल बाद मिलेंगे, कुड बिकम 7 मिलियन। ग्रोथ होती रहेगी। हाँ, लेकिन जैसे जैसी ग्रोथ होएगी वैसे वैसे आप डील भी करेंगे। लेकिन मेरे लिए यार बिगेस्ट डील का मतलब डॉलर वैल्यू नहीं है। मेरे लिए बिगेस्ट डील का मतलब है कि भाई तुमने पूरी जान लगा दी कस्टमर के लिए, घर लेने के लिए, एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। दैट्स द बिगेस्ट डील। वो मेरे लिए बिगेस्ट डील, कि एंड में क्लाइंट वाज हैप्पी, क्लाइंट अप्रिशिएट कर रहा है उस चीज़ को। मैं अभी एक क्लाइंट का घर रेनोवेट कराने में हेल्प कर रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे पता है क्या बोला, कहता कि भाई आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका काम ख़त्म हो चुका है। ओके, वो मेरे लिए इज़ द बिगेस्ट डील, कि क्लाइंट समझ रहा है कि भाई आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे टू डू दिस फॉर हिम। राइट, वो बिगेस्ट जॉब खत्म हो चुकी है हमारी, जहाँ पे उससे भी आगे बढ़ के अगर कोई काम कर रहा है, दैट्स अ मेन। ऐसे तो आप 2 मिलियन की डील क्लोज कर लो, क्लाइंट आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। रिस्पेक्ट जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है यार। कई जगह पे सिर्फ मनी माइंडेड नहीं रह सकते हैं, और आई ट्रूली बिलीव कि आपको रिस्पेक्ट मिलना और सामने से सब कुछ एक रिस्पेक्टफुल वे में प्रोसीजर होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही बंदा अगर मेरे से कल अगले साल घर लेगा, दैट बिकम्स अ बिगेस्ट डील। बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है ना बिगेस्ट डील। हम सोचते हैं हमेशा कोई चीज़ मनी के फॉर्म में बड़ी होती है, लेकिन उनके मल्टीपल तरीके होते हैं बड़े होने के। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को अपनी जेब से पैसा देना पड़ा एक ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए, और वो अगर उसको कैशबैक के फॉर्म में बोलूँ, वो पैसा क्लाइंट ने मेरे से मांगा भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आई कैन गेट देम द हाउस दे वांट, थोड़ा सा लूज करके, है ना। और मुझे उसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं को बहुत दुख हो रहा हो कि ये हो रहा है, कि बट आई हेल्प देम। मुझे पता है कि ना वो मेरा फॉरएवर क्लाइंट है, उस चीज़ को याद रखेगा कि मैंने उसके लिए वो चीज़ करी। तो समटाइम्स अ गुड एजेंट या एनीवन जो तुम्हारे आप भी जहाँ पे जॉब करते हो, आप भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हो, है ना। आप जब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो वो कस्टमर है वो याद रख रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपसे अप्रिशिएट करता है, आपकी एडवाइस लेता है, they listen to us। तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, और आपको यू हैव टू गिव दैट गाय द अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ पूछते हैं भाई, लाइक हाउ टफ
it is to get the property in Toronto right now. If you compare with the inflation rates right now, and कोई बंदा 9 to 5 जॉब जो कर रहा है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा प्रॉपर्टी लेना? यार आज के टाइम में ना जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स हैं, और अगर मतलब जो भी लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की बात करूँगा, कॉन्डोज की बात नहीं करूँगा, कॉन्डोज डिफरेंट मार्केट है। लेकिन फ्री होल्ड में भी आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको हाउस होल्ड इनकम चाहिए एटलीस्ट 170 प्लस 170 प्लस कुछ लेने के लिए। ये मैं आपको मेन GTA में भी पिकरिंग, स्कारब्रो, मिस्सागा, इन सब चीज़ों की बात बता रहा हूँ। बाहर तो थोड़ा सस्ता ही है, कोर में और मुश्किल है, क्योंकि आप आज के डेट में आपको 8.25 पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप $1,00,000 बना रहे हो ना 20% डाउन पेमेंट करके, तो आप हार्डली 650 तक अफोर्ड कर सकते हो। और 650 में आप क्या लोगे? कॉन्डो ही ले पाओगे। मतलब काफ़ी मुश्किल हो काफ़ी मुश्किल है। सो आपको 2 इनकम चाहिए। सिंगल इनकम इट विल नॉट वर्क। सिंगल इनकम में एक तरीके से कर सकते हो कि आप प्री कंस्ट्रक्शन ले सकते हो। प्री कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया, कुछ कॉन्डो ले लिया जिसकी डेवलपमेंट 4 साल बाद हो रही है, तो आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर रहे हो। आपकी इनकम है, उसकी इनकम है, कंबाइन करके। जरूरी नहीं है आपको हमेशा अगर अपने लिए खुद के लिए रहना है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हो पहले, जिसमें आप दोनों अपनी इनकम कंबाइन करो, अपने लिए एक घर लो, ठीक है ना, और उसका बेस में रेंट करो। जितनी भी आपकी इनकम अफोर्ड करती है, रेंट पे रहने से तो बढ़िया है ना। 4 रूम है, 2 रूम में खुद रहो, 2 को रेंट करो। तो जिसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। हमेशा रियल एस्टेट में ना हम इंडियंस को बहुत इमोशनल होता है कि नहीं मुझे अपना घर चाहिए, मैं तो शेयर नहीं। वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को, क्योंकि अगर आप यंग और आपको उस चीज़ को कवर करना है ना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, इकट्ठे घर ले लो। इधर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ ले लो या फिर अपने पार्टनर के साथ ले लो। हाँ, जहाँ पार्टनर के साथ 2 बंदे होंगे तभी अच्छा बेटर घर आप अफोर्ड कर सकते हो। कंप्लीटली बने हुए घर, नया घर भी अगर देखते हैं, जो पूरे घर बन चुके होते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लेने में, या जो अभी बन रहे हैं? अगर आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी जगह इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो अभी चल रही है, बट अपेरेंटली वो 1 साल बाद जाके कंस्ट्रक्शन खत्म होएगी या 6 महीने बाद खत्म होएगी, और उसके बाद कब उसकी डीलिंग स्टार्ट होगी, तो किस वे में कंपैरिजन करेगी, कौन से घर ज़्यादा बेटर है? वो ना यार पर्सनल प्रेफरेंस है। अगेन बहुत सारी चीज़ें पर्सनल प्रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसीलिए स्कारब्रो में 2 मिलियन के बंगलोज भी बिक रहे हैं और पिकरिंग में 2 मिलियन के ब्रांड न्यू होम्स भी बिक रहे हैं। तो कोई बंदा वो 2 मिलियन का बंगलो भी ले रहा है, कोई बंदा 2 मिलियन का ब्रांड न्यू घर भी ले रहा है, ठीक है। बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझको नए घर में ही रहना है। आज मेरे पास सिर्फ 50,000 है, लेकिन ये घर मुझे अगले साल मिलेगा, और अगले साल 6 महीने बाद मुझे 50,000 और देने, मैं वो इकट्ठा कर लूँगा, तो आई गो फॉर दिस वन। क्योंकि जब आप एक बनी बनाई प्रॉपर्टी लेते हो, उसमें आपको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप उस चीज़ को उसको डिफ्रेंशिएट करते हो। नई प्रॉपर्टी हमेशा मार्केट से 10-15% के प्रीमियम पे होती ही है। 10% प्रीमियम, थोड़ा प्रीमियम होता ही होता है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जैसे पिकरिंग में अभी जो नई कंस्ट्रक्शन है, समवट मेक सेंस, जो प्राइसेस हैं वो सेंसिबल हैं, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देती है कि आप इन्वेस्ट कर लेते हो और इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ताकि आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद घर मिल जाए, आपको अभी सब कुछ ना खर्च करना पड़े उसमें ना। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज प्राइसेस राइट नाउ रनिंग इन द GTA? 1.1 बंगलोज 1.1 1.2 मिलियन इतने से स्टार्ट हो रहे हैं। इतने से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेसिक एवरेज वही 1.2 1.1 का अगर आप बंगलो उठा रहे हो स्कारब्रो में इस समय, यू स्टिल हैव टू पुट सम मनी टू रेनोवेट द बंगलो। मतलब आपको लिवेबल कंडीशन में 1.1 1.2 में मिल जाएंगे। ओके, लेकिन आप वो प्राइम लोकेशंस में, अगर आप पोर्ट यूनियन पूछो तो ये पोर्ट यूनियन की बात नहीं कर रहा है, प्राइम लोकेशंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये प्राइम लोकेशन से बहुत एक्सपेंसिव 1.3 1.4 तक के बंगलोज है। सो क्लोजिंग करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस, as a lot of people are buying the properties in the Alberta right now, and they're trying to move to Alberta, or they're making the investment properties in Alberta. So what are your views about it? Is it a good option or a bad option? यार, and why? देखो, लाइफस्टाइल की बात है। मेरे को कैलगरी बहुत पसंद है, अगर मुझे जाना हो मैं कैलगरी मूव हो जाऊँ, लेकिन मेरा कैलगरी मूव होने का रीज़न रियल एस्टेट नहीं है। मेरा कैलगरी मूव होने का रीज़न उसका जो नेचर है ना, जो माउंटेन्स है, या उसकी, क्योंकि मैं गया हूँ। आप कैलगरी की डाउन सेंटर में खड़े होंगे ना, आपको माउंटेन्स दिखेंगे, आप ऊपर जाके वहाँ से डाउनटाउन कोर दिखेगा। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अब बात रही, मान लो आप 9 to 5 IT की जॉब करते हो, यार आप कहोगे यार देखो, हर चीज़ पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ घर नहीं होता, ठीक है। आप मान लो 2 लाख बना रहे हो कंबाइन, आपको पता है कि मैं अगर कैलगरी भी जाऊँगा तब भी मैं 2 लाख ही बनाऊंगा। सो वाई नॉट गो टू कैलगरी एंड बाय a $500,000 हाउस। छोटी मॉर्गेज पे करो बजाय यहाँ पे बड़ी मॉर्गेज पे करने के, अपना लाइफस्टाइल जियो। मेरा एक फ्रेंड है जो कैलगरी मूव हुआ था इसी रीजन की वजह से, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग,
ठीक है। जो कैलगरी है वो ऑयल बेस्ड सेक्टर है, तो ऑयल की वजह से काफ़ी अप एंड डाउन आता है। काफ़ी जो लोग कैलगरी बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं दे सेइंग इट्स चीपर देन टोरंटो। ऑफ कोर्स इट्स चीपर देन टोरंटो बिकॉज़ वहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत हो रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, चल रही है। और बहुत इमिग्रेंट्स मूव होंगे ही वहाँ पे। यार देखो, अगर डेवलपमेंट ना हो रही होती इंडिया में तो हर कोई दिल्ली में ना रह रहा होता। मुंबई का भी बनता ही नहीं, बैंगलोर का भी बनता ही नहीं, चेन्नई, ये सब बड़ी सिटीज़ बनती ही नहीं, हैदराबाद बनता ही नहीं। तो एक सिटी को ओवर पॉपुलेट या एक्सपेंसिव तो होना ही पड़ेगा ना। बाकी सिटी में देखो, जब ग्लास भरेगा तभी तो पानी नीचे गिरेगा ना। तो वही सीन है कि इसीलिए लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं। सिर्फ जो मेरा एक ओपिनियन है कि बहुत लोग टोरंटो से बैठ के कैलगरी बेच रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि आई डोंट फील कंफर्टेबल एज एन एजेंट। मैं शायद उस एजेंट से लूँ जो कैलगरी में ही ऑपरेट करता है, क्योंकि यार कैलगरी की मार्केट का अगर आप स्टडी करोगे वो भी तो इक्वली इंक्रीज हुई है ना। जो घर वहाँ पे 4 लाख के थे आज 6 लाख के हैं। वो भी तो अपने आप में कैलगरी भी तो उतना ही इंक्रीज हुआ जितना टोरंटो ग्रो कर रहा है। वही है ना, हम कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली टोरंटो को कैलगरी से, सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। बट अगर आप जस्ट अल्बर्टा की या कैलगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसका अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट वहाँ पे भी ग्रो हो ही रही है। हाँ, अब जब आप उसकी इंडिविजुअल मार्केट स्टडी करोगे तो शायद आपको 6 लाख का घर एक्सपेंसिव लगे। आप सोचोगे नहीं यार ये घर 5.5 या 5.25 का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप उसको टोरंटो से कंपेयर करोगे आपको लगेगा डील है, क्योंकि आप $1 मिलियन की डील यहाँ पर देख रहे हो एवरेज, ठीक है। तो अगर आप वही जो क्वेश्चन पूछोगे कैलगरी मूव होना, हाँ मैं मूव हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कैलगरी एज अ सिटी पसंद है। इन्वेस्टमेंट में कितना उसका ग्रोथ है क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप प्योरली एप्रिसिएशन पे चल रहे हो, आप प्योरली इस चीज़ पे चल रहे हो कि वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, जो हो रहा है। काफ़ी लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं, तो इवेंचुअली वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली टोरंटो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि आप टोरंटो नहीं खरीद पाओगे या एक बंदा नहीं खरीद पाएगा, तो लोगों को मूव होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बस थोड़ा सा मेरे ओपिनियन में है कि उसको मार्केट करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, उसको इंडिविजुअल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कैलगरी पे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको अलग तरीके से एनालाइज करूंगा, उस कैलगरी को एज अ होल एनालाइज करूंगा, उसको टोरंटो से कंपेयर नहीं करेंगे। एक मार्केट को दूसरी मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऑलराइट ब्रदर, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। नो प्रॉब्लम। और आगे चल के भी बहुत 1-2 एपिसोड और बनाते हैं। हाँ यार, 100% कॉन्सेप्ट प्रॉपर चलाते हैं और खत्म करते हैं इसी के साथ में। सो ये थे आज के हमारे रियल्टर, एंड मिलेंगे जल्दी अगले एपिसोड में, एंड सी यू। सो ये था एपिसोड हमारा एक रियल्टर के साथ में, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम हाउस बायर हो या आप लीज करना चाहते हो किसी घर को। बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट पेंडिंग है और आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं हरप्रीत को। उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका वेबसाइट, उनकी सोशल मीडिया नेटवर्क, सब के सब हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिए। एंड मिलते हैं आपको जल्दी अनदर एपिसोड में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।